फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, और फिर तीसरा क्या है, सरफेस टेंशन। तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, रुके हुए लिक्विड के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरे टॉपिक को हम लोग बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। तो अभी तक हम लोग मैकेनिक्स ही पढ़ रहे थे, लेकिन वो मैकेनिक्स एक ब्लॉक की मैकेनिक्स थी या रिजिड बॉडी की मैकेनिक्स थी। यानी हम लोग एक पार्टिकल की मैकेनिक्स करते थे या एक बड़ी बॉडी रिजिड बॉडी की मैकेनिक्स करते थे। और यहाँ हम किसकी मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं, फ्लूइड की, यानी एक सर्टेन लिक्विड की, है ना। किसी खास जगह पर हम लिक्विड के बारे में बात करेंगे या पूरे लिक्विड के बारे में बात करेंगे, है ना। पूरे लिक्विड के बारे में बात करना इज सेम एज के एक ब्लॉक के बारे में बात करना, तो वो तो हम पुरानी मैकेनिक्स से डील कर सकते हैं। हम लिक्विड का डिस्कशन कुछ किसी सर्टेन लिक्विड की और किसी पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज कि लिक्विड को कितने अमाउंट का लिक्विड का डिस्कशन हमें करना है। जैसे जो इससे पहले मैकेनिक्स थी उसमें एक ब्लॉक का डिस्कशन होता है, उसका मास हमें पता होता था। लेकिन फ्लूइड का डिस्कशन करना है तो फ्लूइड जनरली कहाँ मिलता है, फ्लूइड बकेट में मिलता है या पॉन्ड में मिलता है या नदी झील, यहाँ सब मिलता है। तो क्या उसका कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता है। अच्छा, फ्लूइड जब मैं कह रहा हूं तो तुम्हारे दिमाग में दो ख्याल आ रहे होंगे, यस, अच्छा एक ही आ रहा होगा, पानी वाला। तो फ्लूइड का मतलब होता है वो चीज जो फ्लो कर सके। तो क्या क्या ऐसी मटेरियल है जो फ्लो हो सकता है, लिक्विड है जो फ्लो हो सकता है, और क्या फ्लो हो सकता है, गैस है जो फ्लो कर सकता है। तो जब मैं फ्लूइड बोलता हूं तो तुम्हारे मन में दो ख्याल आना चाहिए, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब इसमें भी एक होता है आइडियल फ्लूइड और एक होता है नॉन आइडियल। आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड जो कंप्रेस ना किया जा सके। तो मुझे बताओ, क्या गैस को हम आइडियल फ्लूइड नहीं कह सकते हैं। आइडियल फ्लूइड जो भी होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा, क्योंकि गैस हमें पता है कि गैस के अंदर कंप्रेशन संभव है, उसको कंप्रेस किया जा सकता है। जबकि लिक्विड को भी देखा जाए तो थोड़ा बहुत अमाउंट में लिक्विड भी कंप्रेस करता है, लेकिन हम आइडियल फ्लूइड की बात करें तो वो कैसा होगा, इनकंप्रेसिबल होगा, ठीक है। इसके अलावा आइडियल फ्लूइड में एक और बात हम लोग मान के चलते हैं कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं रखते। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का अट्रैक्टिव फोर्स वो बहुत कम होता है। हालांकि अगर हम ऐसे बात करें कि यार मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स नहीं है तो लिक्विड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि लिक्विड बंधा हुआ इसीलिए होता है क्योंकि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में फोर्स होता है। लेकिन हम लोग अभी फिलहाल जो सरफेस टेंशन का इफेक्ट है वो इग्नोर करने वाले हैं। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में जो फ्रिक्शन है उसको हम इग्नोर करने वाले हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम क्या मानने वाले हैं, नो विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी क्या है, फ्रिक्शन जैसा फोर्स लिक्विड के अंदर, विस्कोसिटी हमें कंसीडर नहीं करना है। और नो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो आखिरी में पढ़ेंगे ये भी हमें अभी कंसीडर नहीं करना है। हमारा जो लिक्विड होगा वो आइडियल होगा, आइडियल लिक्विड जो कंप्रेस ना हो सके, जिसमें विस्कोसिटी ना हो और जिसमें सरफेस टेंशन ना हो, ठीक है। बात करें तो अभी जैसे यार कोई ब्लॉक होता है, उसका मास गिवन होता है। अब अगर फ्लूइड का डिस्कशन करना है तो वो मान लिया तालाब में है या झील में है, तो भी कितने फ्लूइड का डिस्कशन है, ये डिस्कशन ये मन में आएगा सबसे पहले कि कितने फ्लूइड का डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो उसके लिए एक टर्म डिफाइन करना है, डेंसिटी। क्योंकि फ्लूइड का कोई फिक्स साइज शेप नहीं होता है, तो हम यहां बात करेंगे यार कि फ्लूइड के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, और फिर जितना ज्यादा वॉल्यूम कंसीडर किया जाएगा उसका उतना ज्यादा मास होगा। तो डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट। बचपन से लेके आज तक जो हमने डेंसिटी पढ़ी है वो यही पढ़ा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक और टर्म आया है यहां पे, रिलेटेड डेंसिटी। रिलेटेड डेंसिटी कंपैरिजन का एक तरीका है। अगर मान लिया हमें एक मटेरियल की डेंसिटी पता है और दूसरे मटेरियल की डेंसिटी को कंपेयर करें कि इसके मुकाबले ये डबल है, तो वो उसकी क्या हो गई, रिलेटेड डेंसिटी, या ट्रिपल है वो क्या हो गई,
या 1/3 है वो क्या होगी, यानी एक लिक्विड के मुकाबले दूसरे की डेंसिटी पता करना या एक मटेरियल के मुकाबले दूसरे मटेरियल की डेंसिटी कितने टाइम्स है ये पता करना क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा कि एक की पता है और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उससे डिवाइड कर दो, तो वो क्या आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, किसी को पता है मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, हाँ 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब स्टैंडर्ड यूनिट में होता है। अगर हम इसको नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में लिखना चाहे तो अगली फेमस यूनिट क्या है, बिल्कुल 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, उसका क्यूब कर दोगे तो ये आंसर आएगा कितना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितना आएगा, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितना आ रहा है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यार डेंसिटी ऑफ वाटर अगर ग्राम पर सीसी में लिखना हो, सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग सीसी भी लिखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर इसको भी अगर हम सेंटीमीटर ग्राम पर सीसी में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 1, तो ये कितना आ जाएगा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये। तो मुझे बताओ मरकरी का डेंसिटी वाटर के मुकाबले कितने टाइम्स है, 13.6। तो मैं कह सकता हूं मरकरी का रिलेटिव डेंसिटी कितना है 13.6 विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ऐसे अगर किसी का मान लिया डेंसिटी वाटर का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, किसी का 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो हम क्या कहेंगे उसका रिलेटेड डेंसिटी, नहीं 2 है। तो यार जब हम रिलेटेड डेंसिटी बोलेंगे तो वो डेंसिटी डेंसिटी का कंपैरिजन है, तो वो टाइम्स में होता है, उसकी अपनी कोई यूनिट। रिलेटेड डेंसिटी एक कंपैरिजन वाला टर्म है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आ गई है? डेंसिटी क्या है बचपन से जानते हैं, रिलेटेड डेंसिटी क्या है, किसी एक के मुकाबले दूसरे की डेंसिटी कितनी है। अगर ये कंपैरिजन वाटर के रिस्पेक्ट में किया जाता है तो फिर उसी रिलेटेड डेंसिटी का नाम क्या हो जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक तरह का क्या है, रिलेटेड डेंसिटी, डेंसिटी नहीं है, रिलेटेड डेंसिटी भी एक तरह का, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक तरह का रिलेटेड डेंसिटी है, लेकिन इसमें कंपैरिजन किससे किया जाता है, सबसे कॉमन सबसे फेमस मटेरियल से जो हम जानते हैं, और सबसे कॉमन फेमस मटेरियल क्या है, वाटर। तो उससे जब कंपैरिजन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कुछ नए टर्म्स हैं सारे नोट करना है। अरे वो एग्जाम से छूटे वाले लोग नहीं दिख रहे हैं, सब कहाँ गए, कह रहे थे कि वो 30 के बाद मन लगा के पढ़ाई करेंगे। श्रेयांशी का है, किस वजह से पूछा था, किस वजह से पता है तुम्हें, बच्चों को बताना है कि ऑनलाइन के रूल हैं। वो रूल क्या है, पेरेंट्स से कंफर्म किया जाता है कि सही में प्रॉब्लम है कि नहीं है। ऑनलाइन सुविधा मैंने अपने फॉर्म में लिख के थोड़ी दी है सबको कि जब मन आए तो ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दो। क्या मैंने कहा था जब एडमिशन के टाइम बेटा ऑनलाइन जब चाहो तो तुम पढ़ सकते हो, कहा किसी से, नहीं ना। तो तुम लोग क्यों उसको सुविधा के तौर पे क्यों देखते हो, भाई बहुत कोई मजबूरी आ गई, समस्या आ गई तो भाई उसको सुविधा के तौर पे देखा जा सकता है, तुम लोग फैशन बना लियो। सुन पा रहे हैं सियांसी? यस सर। क्या समस्या थी? सर कोई इसका मतलब समस्या बड़ी नहीं समस्या थी। थी, नहीं थी, हाँ सोचना पड़ रहा है, तो फिर ये गलत बात है, फिर आना चाहिए था।
अच्छा, ये जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाली यूनिट है ये बहुत बढ़िया है। इसलिए बढ़िया है, इसमें जो नंबर आता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होता है। क्या अगर कोई कहे मरकरी का डेंसिटी क्या है तो तुम लिखोगे 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर। कोई पूछे मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 13.6। क्या ये बात समझ पा रहे? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अच्छी बात यह है कि वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1, और 1 होती है तो दूसरे की डेंसिटी जो भी कुछ होगी ग्राम पर सीसी में वही उसका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? इतने नाम क्लियर है? किसी नाम पे कोई दिक्कत है? स्पेसिफिक ग्रेविटी भी रिलेटेड डेंसिटी है, बट कंपैरिजन किससे किया जाता है? वाटर से, और बाकी दूसरे मटेरियल के रिलेटेड डेंसिटी में कोई भी किसी से कंपेयर कर सकता है। जैसे अब कोई कहे कि वाटर की डेंसिटी मरकरी के रिस्पेक्ट में क्या है, एक मिनट, मरकरी की डेंसिटी 13.6 है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो वाटर की कितनी है मरकरी के रिस्पेक्ट में? 1/13.6। ऐसे भी पूछा जा सकता है, बट फिर वो स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं कहलाएगा। बात क्लियर है ना? अच्छा, एक बात और, ये मैंने जो बताया सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग क्या पढ़ते हैं कभी कभी? सीसी। तो मैं बताया हम लोग जो किसी भी कांच की बोतल को सीसी बोलते हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है? बिल्कुल, जिस जमाने में ये पहली बार इंडिया में नाम आया होगा, क्या हुआ होगा तुम्हें पता है कि नहीं? क्या हुआ था? अरे पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर बोलता था भैया इसको 1 सीसी इंजेक्शन लगा दो, यानी डॉक्टर कहने का मतलब होता है इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब इंजेक्शन लगा दो। तो वहां से एक कंटेनर निकाला जाता था जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का ही होता था, उससे इंजेक्शन निकाल के उसको लगा दिया जाता था। तो अब पेशेंट क्या सोच रहा है? दैट इज कॉल्ड सीसी। तो सीसी मेजरमेंट था, लेकिन वो लैंग्वेज में आ गया है, और अब तो सैशे बोलने लगे हैं, ये एक नया वर्ड आ गया। पहले सीसी ही बोला जाता था कि भाई वो, अच्छा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 सीसी बोला जाता था। फिर क्या, चाहे इतनी बड़ी बोतल हो 1 लीटर की उसको भी सीसी बोलते हैं। ये यहां से वर्ड आया है। तो विज्ञान ने लैंग्वेज भी दी है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, विज्ञान ने केवल विज्ञान नहीं दिया है, लैंग्वेज भी दी है। ये नोट कर लिया भाई लोग? ठीक। थ्रस्ट, ये शब्द इससे पहले नहीं आया है, बट इससे हम बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। थ्रस्ट इज स्केलर सम ऑफ फोर्स। थ्रस्ट इज स्केलर सम ऑफ फोर्स। जैसे मैं कह दूं यार एक ऑब्जेक्ट पे यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, बता यार इसमें कितना फोर्स लगा है? तो जवाब होना चाहिए तुम्हारा 0। अरे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, 10 इधर से 10 इधर से, तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए? 0। लेकिन निकला क्या तुम्हारे मुंह से? 20। वो जो 20 बोला वही क्या है? थ्रस्ट। यानी कितना ये दोनों तरफ से ओवरऑल स्केलर सम ऑफ फोर्स कितना इसको महसूस हो रहा है? 20 न्यूटन। लेकिन अगर कोई पूछे फोर्स कितना है तो फोर्स हमें क्या लिखना चाहिए? 0। और थ्रस्ट क्या लिखना चाहिए? तो थ्रस्ट और फोर्स में थोड़ा सा ही अंतर है, थ्रस्ट फोर्स ही है, बट जब हम उसको स्केलर डील करने लगते हैं तो थ्रस्ट होता है, और वेक्टर डील करने लगते हैं तो फोर्स होता है। क्या बात क्लियर है? यानी यार किसी बॉल में चारों तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं, चारों तरफ से सब ऐसे 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन चारों तरफ से। अब मैं यार चारों तरफ में हर जगह तो बना नहीं पाऊंगा, तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, सब मिला के चारों तरफ से कितना फोर्स लग रहा है? 0। और थ्रस्ट कितना है? 40। तो थ्रस्ट क्या है? स्केलर सम ऑफ फोर्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? थ्रस्ट और फोर्स में बारीक सा अंतर है, थ्रस्ट स्केलर सम होता है और फोर्स वेक्टर सम होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें जनरली थ्रस्ट का मीनिंग ये निकाला जाता है कि बॉडी की सरफेस के परपेंडिकुलर कितना है असर है, वही उसका क्या है? थ्रस्ट। प्रेशर थ्रस्ट ही है पर यूनिट एरिया पे लगने वाला, थ्रस्ट क्या कहलाता है? प्रेशर, है ना।
यानी अगर किसी बॉडी में, मान लिया मैंने कहा कि ये जो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की बॉडी है और इसमें मैंने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया है, और पूछा जाए बताओ यार इस पूरी सरफेस में मिला के 40 न्यूटन लगाया है, अभी मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, मैंने दिखाया एक ही जगह पे, बट इस पूरी सरफेस में मिला के 40 न्यूटन फोर्स लगाया है। चलो यार इसको ऐसे इमेजिन करो कि मैंने अपने हाथ से, ओके वहां पे नहीं कर पाएगा, वो डस्टर मान ले रहा है मेरे हाथ को। मैंने यार इस बोर्ड को प्रेस किया है अंदर की तरफ, कितने से 40 न्यूटन से, और इसका एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बता मैंने कितना थ्रस्ट दिया है इसको, बिल्कुल थ्रस्ट कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 20, यानी कितना आएगा 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट एरिया में कितना थ्रस्ट लग रहा है वही क्या होता है, प्रेशर होता है। क्या इतनी बात सबको समझ आ रही? लेकिन अभी यार इसमें थोड़ा सा बात और समझना है कि अगर हम किसी बॉडी पे ऐसा फोर्स लगा रहे हैं तिरछा, है ना, तिरछा फोर्स लगा रहे हैं जो कि थीटा के एंगल पे है, तो प्रेशर में कौन सा फोर्स लिया जाना चाहिए? हाँ, क्या इस फोर्स के दो कंपोनेंट हम इमेजिन कर सकते हैं, एक आएगा एफ कॉस थीटा और एक क्या आएगा एफ साइन थीटा। तो बॉडी को दबाव देने के लिए एफ कॉस थीटा है या एफ साइन थीटा है? तो ये हमारा एफ परपेंडिकुलर है और ये क्या है एफ पैरेलल। तो प्रेशर क्या होगा एफ परपेंडिकुलर बाई एरिया, और यही एफ परपेंडिकुलर को हम लोग आमतौर पे क्या कह देते हैं थ्रस्ट। तो प्रेशर कैसे डिफाइंड है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ये उसकी डेफिनेशन है। ऑब्वियसली यार अगर हमें प्रेशर ऐसे डिफाइंड है और कल को कहीं का प्रेशर पता हो, तो बता प्रेशर पता है और हमें फोर्स लाना है, थ्रस्ट लाना है, तो थ्रस्ट बराबर क्या हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, और ये थ्रस्ट बेसिकली क्या आएगा एफ परपेंडिकुलर। यार जब प्रेशर ऐसे डिफाइंड है तो ये ऐसे होना ही चाहिए। अगर V बराबर एस बाई टी होता है तो S बराबर V इंटू टी जरूर आता है, उसी तरह की बात है। बात क्लियर है? सॉरी, ये प्रेशर है और ये क्या है थ्रस्ट है और ये क्या है एरिया है। अब मान लिया कल को कोई तुमसे ये कह दे कि मेरे हाथ पे 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर लग रहा है, ये तुम्हें इंफॉर्मेशन दे दे, और मेरे हाथ का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताओ कितना था 40 न्यूटन। या किसी के हाथ का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही? तो अगर प्रेशर दिया होगा तो थ्रस्ट की बात की जा सकती है, और थ्रस्ट दिया है तो प्रेशर की बात की जा सकती है। नोट कर लिया है? प्रेशर के कुछ नियम हैं। अभी हमने प्रेशर मैथमेटिकली समझा है कि प्रेशर क्या है। क्या बताया, प्रेशर किसी जगह के यूनिट एरिया पे लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स होता है। नहीं ऐसा, अगर मैं किसी जगह के बहुत छोटे से पोर्शन की बात करूं, ऐसे एक पानी की ड्रॉप की बात करूं जो इस दीवार से चिपकी है, तो उसकी सरफेस पे चारों तरफ से थ्रस्ट लग रहा होगा? नहीं। तो अगर इन सारे वेक्टर की वजह से पूछा जाए कि इस सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा, तो क्या इन सारे वेक्टर का नेट कहां आएगा? सरफेस के परपेंडिकुलर आगे राइट की तरफ आएगा? नहीं आएगा। तो मैं कह सकता है कि ऐसा कोई पॉइंट जो इस दीवार का हिस्सा है, ऐसे हर पॉइंट पे ये लिक्विड कुछ इस तरह के फोर्सेस देता होगा। अच्छा एक और बात है, जितना ज्यादा गहराई पे
फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगता होगा। क्यों? क्योंकि यार जैसे जैसे हम और गहराई पे जाते जाएंगे तो ये लिक्विड का वेट उस रीजन पे काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। और किसी भी एक छोटे से पार्टिकल का अगर तुम डिस्कशन करोगे तो उस छोटे से पार्टिकल पे चारों तरफ से फोर्स मिलता होगा। क्या ये दबाव चारों तरफ से मिलता होगा? तो अगर मैं इस ड्रॉप से बात करूं और पूछूं कि तुम्हें कितना फोर्स महसूस हो रहा है, तो ये ड्रॉप क्या कहेगी, है ना, बशर्ते इसका अपना वेट निग्लिजिबल है। अगर इसका अपना वेट निग्लिजिबल है तो क्या चारों तरफ से फोर्स महसूस करेगी? और नेट फोर्स कितना महसूस करेगी? 0। यानी ये दबाव महसूस कर रही है मगर फोर्स इसके अंदर नहीं है। ये दोनों बातें समझ लो यार। थ्रस्ट होने का मतलब है कि वो दबाव महसूस करेगा मगर वो उसके मोशन के खिलाफत नहीं करेगा। यानी इस मॉलिक्यूल में अगर कोई रैंडम मोशन है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो मॉलिक्यूल दबाव महसूस कर रहा है कि नहीं, तो हम कहेंगे दबाव महसूस करेगा। बात क्लियर है? तो क्या मॉलिक्यूल, जितने भी पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, सब रैंडम मोशन अंदर ही अंदर करते रहते हैं और खुद में दबाव महसूस करते हैं। जो ज्यादा गहराई पे होगा उस पे बड़े वेक्टर का दबाव होगा, जो कम गहराई पे होगा उस पे छोटे वेक्टर्स का दबाव होगा। ये वेक्टर से मेरा मतलब है कम फोर्सेस के दबाव, और जो जितनी गहराई पे होगा उतना ज्यादा। साइड के किसी ड्रॉप की बात करोगे तो उसमें यार एक डायमेंशन वाले वेक्टर मौजूद होंगे, इधर वाली डायमेंशन वाले वेक्टर मौजूद नहीं होंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हैं कि वो ड्रॉप अगर दीवार से चिपकी तो इधर तो लिक्विड उसके टच में है, इधर तो दीवार टच में है, तो मैं क्या कहूंगा, इन सारे वेक्टर का नेट कहां आएगा? अंदर की तरफ। तो इस पानी की बूंद को जो दीवार से चिपकी है, कहां फोर्स मिल रहा है? दीवार के खिलाफ। यानी दीवार से उसको जबरदस्ती मसला जा रहा है। नहीं जैसे विलन यार ऐसे दीवार सर पे लगा के ऐसे मसल देता है, ऐसे यार हर ड्रॉप जो इस दीवार के टच में है उसको कहां दबाया जा रहा है? अंदर की तरफ। तो उससे हो क्या रहा है? क्या वो बर्तन तोड़ के बाहर निकल जाएगा? क्या तोड़ के बाहर निकलना चाहता है बट नहीं जा रहा है। इसका मतलब कि बर्तन भी उस लिक्विड को फोर्स देता होगा? नहीं। अगर मैंने ये वेक्टर येलो कलर से दिखाए हैं जो लिक्विड ने वेसल पे फोर्स लगाया है, तो क्या वेसल भी लिक्विड को फोर्स लगाता होगा कि नहीं? उसकी डायरेक्शन कहां होती होगी? हाँ बिल्कुल, हर पॉइंट पे बगल वाले लिक्विड साथी मॉलिक्यूल ने उसको दबाने की कोशिश की है अंदर, और कंटेनर ने कहां फोर्स दिया है? उतना ही लेफ्ट। तो यार हर जगह पे अगर कोई कहता है यार कि यहां के सारे मॉलिक्यूल ने इस दीवार पे जो राइट फोर्स लगाया है उसको किसने कॉम्पनसेट किया? तो दीवार ने उतना ही अंदर, इसीलिए लिक्विड अपनी जगह पे रुका हुआ है। इसी तरह से यार हम नीचे भी बात कर सकते हैं। क्या नीचे दीवार ने ऊपर लगाया होगा और मॉलिक्यूल ने कहां लगाया होगा? नीचे लगाया होगा। ये सारे मॉलिक्यूल कहां लगा रहे होंगे? नीचे की तरफ। अच्छा, मैंने बॉटम पे सारे एरो एक जैसे दिखाए हैं, क्या लॉजिक समझ पा रहे हैं? क्योंकि यार यहां के मॉलिक्यूल सब सेम डेप्थ पे हैं तो एक जैसा प्रेशर महसूस कर रहे होंगे, लेकिन यार यहां से नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो ये वेक्टर हमें बड़े दिखाना चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है? तो यार यहां मैंने एक सिलेंड्रिकल टाइप का वेसल दिखाया था, तो ये वेक्टर्स दिखाए हैं। यहां मुझे बताया ऐसा एक सुराही टाइप का कंटेनर है, तो क्या ये जो वेक्टर्स हैं ये किसके हैं? जो सुराही ने किसको दिया है? अंदर के लिक्विड को दिया है। और ये जो मैंने अंदर से व्हाइट से वेक्टर्स दिखाए हैं ये किसके वेक्टर्स हैं? हाँ, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के यार जितना लिक्विड कंटेनर को फोर्स देता है उतना कंटेनर लिक्विड को देता है। एक्शन रिएक्शन वही थर्ड लॉ के हिसाब से हम बात कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही? अब जरा यहां मुझे बताएं, इन सारे पिंग वेक्टर का अगर कोई नेट निकाले तो कहां आएगा? इन सारे पिंग वेक्टर का, जो पिंग वेक्टर किसने के दिए हुए फोर्सेस हैं? कंटेनर ने लिक्विड को दिया है। तो इन सारे वेक्टर का अगर कोई नेट निकालेगा तो कहां आएगा? ऊपर। अब तुम यार पुराना लॉज ऑफ मोशन वाला डिस्कशन याद करो कि अगर कोई चीज है उस पे ग्रेविटी फोर्स कहां लगा रही है? नीचे। तो उसको फोर्स कोई ना कोई ऊपर देने वाला चाहिए, तभी तो वो रुका रहेगा। तो क्या ये पूरा लिक्विड का बंच अपने आप में स्टेशनरी है? क्या अंदर ही अंदर मॉलिक्यूल चल रहे हैं, वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन पूरा बंच किसी एक्सेलरेशन से नीचे थोड़ी जा रहा है। तो इस बंच को संभालने वाला नॉर्मल रिएक्शन जैसा फोर्स कौन है? ये वाला फोर्स। अरे ये जो
पिंक कलर से वेक्टर दिखाएं, इन सारे वेक्टर का नेट कहां आएगा? ऊपर। अरे लेफ्ट राइट कैंसिल, नीचे वाला ऊपर आएगा और वो किसको संभाल रहा है? लिक्विड के पूरे वेट को संभाल रहा है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक बात ये समझाई कि प्रेशर इक्वली हर डायरेक्शन में लगता है, और इससे मैंने एक्सप्लेन किया है कि इन सारे वेक्टर का नेट अंदर आएगा, और इसी से मैंने आगे की बातें जोड़ी हैं। ठीक है, और दूसरा, पहले ये पॉइंट नोट कर लें, डायग्राम बना लें, फिर मैं अगला पॉइंट समझाऊं। इतना बड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, थोड़ा छोटा बना लें, नहीं तो एरो भी ज्यादा बनाना पड़ेंगे। अच्छा, ये जो मैंने अब तक बातें करी हैं वो दिमाग में लिक्विड रख के ही करी हैं, और उसमें भी सबसे के मन में जो पिक्चर बन रहा होगा वो किसका बन रहा है? पानी का। जो किसी के अंदर महंगी सोच तो है नहीं कि जो मन में देसी घी लाए अंदर। ठीक है, पानी सोचो यार, वही इजी भी है। लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि क्या ये एयर का भी तो नेचर होता है? जैसे इस कमरे में अभी एयर भरी हुई है, तो वो भी इसकी हर दीवार पे फोर्स लगाती होगी कि नहीं? और दीवार एयर को अंदर फोर्स लगाती होगी, तो ये उसके लिए भी उतना ही काम करने वाला है, एयर के लिए भी और लिक्विड के लिए भी। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज एयर और लिक्विड की कॉमन है, और कुछ बातें अलग भी हैं। तो जहां मैं कुछ ना बोलूं समझ लो एक ही बातें हैं। अगला लॉ है प्रेशर का। ये सारे मैं लॉज ऑफ प्रेशर बता रहा हूं, ऊपर मेन टाइटल डाल सकते हो, लॉज ऑफ प्रेशर, प्रेशर के नियम। तो पहला नियम तो यह है कि प्रेशर बिना पक्षपात के चारों तरफ इक्वली लगता है ना? किसी एक डॉट पे अगर बात करोगे तो चारों तरफ से बराबर फोर्स लगेगा। अब इसका यह भी मतलब नहीं कि प्रेशर सब जगह बराबर लगता है। देखो यहां हमने छोटे वेक्टर दिखाए हैं, यहां बड़े वेक्टर, लेकिन एक पॉइंट पे डिस्कशन करोगे तो चारों तरफ सेम लगेगा। मैंने यहां पर ये कुछ ऐसा लिक्विड दिखाया है। सोचो तुम ऐसा लिक्विड कहीं देखो, अभी अभी किसी ग्लास से पानी फैल गया है, तो बता यार फैलने के बाद कब किसी ने फोटो ले लिया है, ऐसा सीन हमें नजर आ रहा है। ये यहां से फैला है और कोई या फिर कहीं से पानी गिरा रहा है ना? यहां से कहीं पानी गिराता जा रहा है, तो तुम क्या देखोगे यार, जहां से गिर रहा है वहां लिक्विड का लेवल ऊंचा होगा और यहां का लिक्विड लेवल नीचे होगा। अगर मैं यहां के किसी ड्रॉप से बात करूं, ड्रॉप के अंदर थोड़ा जान लाने की कोशिश करें, उससे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये ड्रॉप क्या कहेगी कि मेरे ऊपर इतना सारा लिक्विड लदा है, जिसकी वजह से मेरे अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा है। यहां की ड्रॉप से बात करें तो क्या कहेगा, मेरे ऊपर कम लदा है, तो प्रेशर थोड़ा कम होगा। तो मैं यहां पर एक इमेजिनरी सिलेंडर से बात करने वाला हूं। ये क्या है? इमेजिनरी सिलेंडर है, बहुत पतले एरिया का, और मैं इस सिलेंडर के लेफ्ट वाले एरिया के मॉलिक्यूल से बात करने वाला हूं। तो वो क्या कहेंगे कि मुझे चारों तरफ से प्रेशर महसूस हो रहा है, और ये भी सरफेस कहेगी कि मुझे भी चारों तरफ से फोर्स महसूस हो रहा है। मगर कौन से वेक्टर्स मुझे बड़े दिखाना चाहिए यार? इधर वाले वेक्टर्स बड़े होंगे और इधर वाले। अब यार ये एक डायमेंशन से, यानी आधे रीजन से जब इतने सारे वेक्टर लगेंगे तो उसका नेट कहां आएगा? उसका नेट राइट आएगा। इन सब का नेट कहां आएगा? लेफ्ट। तो बता इस सिलेंड्रिकल लिक्विड को कहां जाने की वजह मिल रही है? क्या ये बात समझ पा रहे हैं यार? ये वाला लिक्विड, ये वाला वेक्टर बड़ा होगा और इन सारे वेक्टर का नेट छोटा होगा, तो इस सिलेंडर को साइड वाइज खिसकने की वजह मिल रही है। तो फिर ये चलेगा, और कब तक चलेगा? जब तक ये वेक्टर और ये वेक्टर यानी प्रेशर दोनों का बराबर ना हो जाए। तो हमेशा लिक्विड कहां से कहां की तरफ फ्लो करता है? हाई से लो की तरफ। और कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक प्रेशर सेम ना हो जाए।
है ना। ये बात एयर के लिए भी वैलिड है यार, कि अगर दो चैम्बर्स हैं, यहां ज्यादा प्रेशर पे गैस है, यहां कम, और बीच में एक टनल लगा दो, एक पाइप लगा दो, तो उस पाइप से लिक्विड कहां से कहां की तरफ, एयर कहां से कहां फ्लो करेगी, हाई से लो की तरफ। यही लॉजिक वहां भी काम करता है, तो ये लॉजिक यहां नोट कर ले। अच्छा, एक प्रेशर मुझे बताना था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये नोट कर ले पहले। नहीं, ये वाला डायग्राम की बात कर रहे हो, ये डायग्राम की बात कर रहे हो। हाँ, क्या? तुम इस डायग्राम की बात कर रहे हो, किस डायग्राम की? हाँ, इसमें, हाँ राइट वाला एरो है, इसको मैं मिटा देता हूं पहले तो। हाँ, अब बात करो। ये कंटेनर नहीं है भाई, ये मैंने समझाने की कोशिश की है कि यहाँ का मॉलिक्यूल कोई भी अपने ऊपर लदे हुए लिक्विड की वजह से प्रेशर महसूस कर रहा है, तो इसके ऊपर ज्यादा लदा है या इसके ऊपर ज्यादा लदा है? जिसके ऊपर ज्यादा लिक्विड लदा होगा तो वेट की वजह से वो ज्यादा दबाव महसूस कर रहा होगा, मैंने ये बताया है नहीं। और जो जितना ज्यादा दबाव महसूस करेगा वो उसी हिसाब से बगल वाले को फोर्स देगा। तो ये वेक्टर्स मैंने उसी प्रेशर की वजह से, ये जो मैंने लिक्विड कंसीडर किया उसकी सरफेस पे फोर्स बताने की कोशिश की है कि इन सारे वेक्टर का नेट ज्यादा आएगा क्योंकि वहां के मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेशर पे हैं, और ये वाले वेक्टर्स का जो नेट आएगा वो कम आएगा क्योंकि वहां के मॉलिक्यूल कम प्रेशर पे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लदा हुआ लिक्विड कम है। तो मैंने इन कंटेनर के जरिए ये समझाने की कोशिश की है कि उसके ऊपर लिक्विड ज्यादा है और उसके ऊपर लिक्विड कम है। अच्छा बताओ, फिर मैंने अगला डायग्राम एक नीचे बनाया है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जब लिक्विड दोनों के ऊपर बराबर लदा होगा तो प्रेशर वेक्टर भी एक जैसे होंगे, तो फोर्स भी एक जैसा लगेगा, तो क्या फ्लो करना लिक्विड बंद कर देगा? मुझे बताओ, इस 1 रीजन पे और इस 2 रीजन पे जो मॉलिक्यूल हैं वो सेम प्रेशर पे हैं या अलग अलग? सेम पे है। अब मैं यहां पर एक सिलेंडर ऑफ लिक्विड कंसीडर करूं, तो क्या इस सिलेंडर की इस सरफेस पे ये मॉलिक्यूल जो फोर्स देंगे और इस सरफेस पे जो फोर्स देंगे, इसका नेट राइट आएगा, इसका लेफ्ट आएगा, अलग अलग आएगा क्या? तो अब फ्लो करने की कोई वजह, तो कंटेनर में लिक्विड रुका रहेगा। बस इतना बताया है, बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो चलो यार, एक आध लॉ और पहले खत्म कर लेते हैं, फिर आते हैं। थोड़ा खिसक गया है डायग्राम, ये भाई इसके अंदर पानी था वो खिसक गया यार। ये कुछ नहीं है यार, मुझे बता रहा है ऐसे कनेक्टिंग वेसल्स हैं, ये कुछ कनेक्टिंग वेसल्स हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं नीचे। मैं यहां पानी गिराता जाऊं तो क्या होगा यार? यहां अगर पानी गिराऊंगा तो थोड़ी देर के लिए इसका लेवल थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, तो यहां वाले रीजन का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो वो लिक्विड को राइट भेज देगा। अल्टीमेटली ये पक्की बात है कि राइट भेजते भेजते अल्टीमेटली इस ए पॉइंट, इस बी पॉइंट
और इस सी पॉइंट का प्रेशर फाइनली क्या हो जाएगा, सेम। तो इसका एक और मतलब है कि अगर सेम हो चुका है, इसका मतलब इसके ऊपर लदा हुआ लिक्विड और इसके ऊपर वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जब भी यार प्रेशर सेम होते हैं तो टॉप लेवल हमेशा बराबरी पे ही आते हैं। ये काम तुम एक्सपेरिमेंटली करके देख सकते हो कि जब भी यार कंटेनर के अंदर लिक्विड रुक जाता है, इसका सीधा मतलब है कि उनके टॉप लेवल सेम हो चुके हैं। यानी इसका टॉप लेवल जिस ऊंचाई पे होगा, इसका टॉप लेवल, इनका टॉप लेवल भी सेम ऊंचाई पे होगा। क्योंकि अगर लेवल में अंतर होगा तो फिर अंदर के प्रेशर में भी अंतर होगा, तो फिर लिक्विड फ्लो करने लगेगा। क्या एक कंटेनर में स्टेडी स्टेट आने के बाद फिर लिक्विड फ्लो करता है क्या? फ्लो नहीं कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि वहां के प्रेशर सेम हो चुके हैं। इसका सीधा मतलब है इनके टॉप लेवल भी सेम हो चुके हैं। यानी अगर तुम यहां से लिक्विड भरोगे तो थोड़ी देर में सबका लेवल ऊंचा हो जाएगा, यहां से लिक्विड भरोगे तो भी सबका लेवल ऊंचा हो जाएगा। किसी एक को नहीं भर सकते, भरोगे तो सब भरेंगे। क्या ये बात कभी ना कभी तुमने करके देखी होगी? किसमें ऐसा कोई अरेंजमेंट घर पे होता है क्या? ठीक, हाँ, यूट्यूब वाले आजकल बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट में दिखा रहे हैं फिजिक्स में, जिसका नीट से कोई खास कनेक्शन नहीं होता है, उसका कनेक्शन 6, 7, 8 से होता है, 9 से भी ज़्यादा मान लो। उस समय वो लोग मिले नहीं तुम्हें, उस समय यूट्यूब फैशन में चल नहीं रहा था, चल रहा था। हाँ, और क्या चल रहा था, तुम लोग देखते नहीं थे, उतना फेमस नहीं था। हाँ, बचपन में फिजिक्स एंट्री करने का यही तरीका है कि कोई एक्सपेरिमेंटल दिखे तो हमारा ध्यान वहां पे अटैच होता है। क्योंकि अगर एकदम से कोई थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल बातें फिजिक्स में करना शुरू कर देगा तो सोचो क्या होगा। जब अभी नहीं हजम होता है तो तब क्या होगा। और आईसीएसई में तो यार 6, 7 से फिजिक्स अलग हो जाती है। फिजिक्स की किताब होती है प्रॉपर, नहीं होती? बता यार, क्या अत्याचार है यार बच्चों के साथ। 6 से उनको फिजिक्स पकड़ाई जा रही है। कितने लोग आईसीएसई वाले हैं? तो इसमें शर्माना क्या है? तो फक्र की बात है, तुमने कितना अत्याचार झेल के तुम बड़े हुए हो, बाकी लोग कितना कूल लाइफ जिए हैं। 9 से क्या आना था तो 6 से आते यार। कितने लोग आईसीएसई वाले हैं? बस। सीबीएसई वाले कितने हैं? सब सीबीएसई वाले हैं। अच्छा, तो केवल लखनऊ में ही है आईसीएसई का कल्चर, बाकी कहीं नहीं मिलता ना? है? तो फिर तुम लोगों ने जानबूझ के कम एफर्ट वाला काम चुना है। क्या हो जाता है? तो वो सीबीएसई का आईसीएसई कर देंगे। सीबीएसई में ये भी होता है? अच्छा, वो बोर्ड का जो मार्कशीट बन के आती है वो कहाँ से बन के आती है? हाँ, ये ये अच्छा है क्योंकि 11वीं 12वीं तुम लोगों स्कूल, अब कहाँ कोई पढ़ना चाहता है। 11वीं 12वीं स्कूल पढ़ो ही मत और फिर घूस दे के मार्क्स ले आओ। अच्छा है, 11वीं 12वीं कोचिंग पढ़ना चाहिए लोगों को। कोचिंग वाले लोग बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए। अपनी इंडस्ट्री की, पूरी इंडस्ट्री की तारीफ कर रहा हूँ। 11वीं 12वीं का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सब संभालने के लिए कौन है? तुम्हें लगता है किसी स्कूल में ऐसे टीचर होते हैं जो तुम्हें नीट या आईटी के लिए तैयार कर पाएंगे? नहीं ना यार, इसीलिए इंडस्ट्री चल रही है। कोचिंग क्यों चल रही है? अगर स्कूल में ही सब कुछ हो जाता होता तो कोचिंग का काम ही नहीं था। और ये अभी एक बार आदित्यनाथ से किसी ने कहा कि वो आपने स्कूल वालों के लिए तो आदेश लिख दिया है, कोचिंग वालों के लिए नहीं लिखा है। तो उसने कहा ये क्या होता है?
उनको मतलब ये हम लोग कहीं काउंटिंग में ही नहीं है, पूरी गिनती में 1 2 3 12 होता है, फिर आता है बीए बीएससी ये आता है, कोचिंग कोई गिनती में कभी रहता ही नहीं है। हम लोगों के लिए कभी कोई जन कल्याण योजनाएं आती ही नहीं है। जैसे नहीं होती कि गन्ने किसान के लिए योजनाएं आ गई है ना, वो जो व्यापारी है, व्यापारी वर्ग जो कपड़े बेच रहा है, फल विक्रेता, उनके लिए योजनाएं आ जाती हैं। कोचिंग वालों के लिए सरकार कभी कोई फेवर नहीं करती है ना। और फिर ऐसे में बच्चे भी ना करें तो क्या होगा टीचर का? नहीं लिखता है ना, वही कि स्कूल और विद्यालय और कॉलेज बंद रहेंगे। कोचिंग वालों यही कंफ्यूजन में रहते हैं कि बंद करना है कि नहीं करना है। तो फिर पहली बार उन्होंने मैसेज में टाइप करवाया था कि स्कूल विद्यालय एंड कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, वरना कोचिंग संस्थान के लिए कभी कोई ऑफिशियल आदेश पारित ही नहीं होता था। ये सब कोरोना में मतलब जब आदेश पारित होते तो बहुत स्पष्ट होते थे कि कोचिंग भी बंद रहेगी। ये पहली बार तो हम लोगों को देख के थोड़ा अच्छा लगा कि सरकारी कागज में हम लोगों का नाम अब आने लगा है। अब उसमें कोचिंग में इंडिविजुअल कोचिंग तो शायद अभी किसी की भी नजर में नहीं होगा। ये नोट करने के लिए मैं टाइम देता हूं यार, ये बातें करने के लिए टाइम नहीं है। एक और लॉ ऑफ प्रेशर है जिसमें साइंटिस्ट का नाम भी आता है, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या है कि अगर हम किसी कंटेनर में किसी रीजन का प्रेशर बढ़ाने में कामयाब होते हैं, तो ये कंटेनर है और इस कंटेनर का प्रेशर बढ़ाने के लिए मैंने उस पे लगे हुए ढक्कन को प्रेस किया। तो ढक्कन को प्रेस करेंगे तो क्या ठीक इधर पे हम गारंटी से कह सकते हैं ये मॉलिक्यूल पहले जिस प्रेशर पे रहा करता था अब उसके प्रेशर में थोड़ा सा बदलाव हो गया होगा। क्यों? क्योंकि हमने अगर ए के एरिया में एफ का फोर्स लगाया है, यार ये फोर्स मैंने ए के एरिया में लगाया है, तो वहां पर एफ बाई ए का प्रेशर बदलाव हो गया होगा। एफ फोर्स है, एरिया है, तो प्रेशर क्या हो गया? एफ बाई। तो क्या एफ बाई ए का प्रेशर बदलाव मैंने इस रीजन में लाया है तो यहां भी वो ट्रांसमिट होगा। इस वन रीजन में कितना प्रेशर बदल गया? एफ बाई ए। तो क्या इस 2 रीजन में, 3 रीजन में, इन सब रीजन में भी प्रेशर में इक्वली बदलाव आएगा। ऐसा हम नहीं कर सकते कि एक जगह का बढ़ा दें और बाकी जगह का ना बढ़े। तो नियम क्या है कि एक बंद कंटेनर जिसमें कोई एयर ट्रैप नहीं है, ये पूरा लिक्विड से भरा हुआ कंटेनर है, कहीं बीच में एयर बबल वगैरह नहीं है, और उस पे हम किसी तरीके से भी प्रेशर कहीं का बढ़ाएंगे तो प्रेशर एक जगह का नहीं बल्कि हर पॉइंट पे इक्वली बढ़ेगा। यही लॉ है ना। इस लॉ का एप्लीकेशन में 1-2 बताऊंगा तो शायद तुम्हें ज्यादा इजीली कन्विंसिंग लगेगा। ये कंटेनर है, इस कंटेनर के ऊपर यहां एक कार रखी है, ये क्रेटा गाड़ी है, ये सनरूफ है। तो अगर यहां पर कोई एफ का फोर्स लगा रहा है बहुत छोटे से स्मॉल ए के एरिया में, तो इस रीजन पे प्रेशर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? डेल्टा P1, इस 1 पॉइंट पे कितना होगा? एफ बाई ए। इस 2 रीजन पे भी उतना ही प्रेशर बढ़ेगा, एफ बाई ए। कितना बढ़ेगा? यानी यहां के प्रेशर में बदलाव डेल्टा P2 वो भी क्या होगा? एफ बाई ए। यही तो नियम है यार कि डेल्टा P1 डेल्टा P2 या कोई और पॉइंट होता, हर जगह का प्रेशर क्या रहता? सेम रहता, चेंज। अब मुझे बताओ यहां मैं जितने बड़े वेक्टर लगाऊंगा, ऑब्वियसली यार एजेंट अगर इसको प्रेस कर रहा है तो यहां प्रेशर की वजह से ये ढक्कन को फोर्स दे रहा होगा, यहां भी ढक्कन को फोर्स लग रहा होगा। लेकिन मुझे बताओ वही प्रेशर यहां भी लग रहा है इतने कम एरिया पे, और यहां वही प्रेशर लग रहा है बड़े एरिया पे, तो ये लिक्विड कितना फोर्स इस कंटेनर को देगा? F बराबर वहां के प्रेशर बदलाव इनटू एरिया के बराबर।
मैं फोर्स बदलाव की बात कर रहा हूं क्योंकि पहले से कुछ ना कुछ होगा। तो अभी अभी कितना प्रेशर बदलाव आया है, F बाई स्मॉल ए, और इसका एरिया बहुत बड़ा है। मान लिया यार कैपिटल ए बाई स्मॉल ए 100 गुना है, तो बता यार ये जो फोर्स जनरेट हुआ होगा यहां पे इस तरफ, वो भी कितने गुना होगा, 100 टाइम। यानी मैं यहां 100 न्यूटन लगाऊंगा, वहां 10,000 न्यूटन जनरेट होगा। क्या बात समझ रहा है? ये इसी प्रिंसिपल पे एक और चीज काम करती है। तुम्हें पता है कि हम लोग अपनी कार में जब ब्रेक लगाते हैं तो यहां ऐसा कोई पैडल निकला रहता है। वो पैडल पता है क्या करता है, अंदर किसी पाइप के अंदर ब्रेक ऑयल भरा होता है, वो ब्रेक ऑयल को प्रेस करता है। फिर ब्रेक ऑयल से एक ब्रेक शू कनेक्टेड रहता है, और ब्रेक शू क्या करता है, घूमते हुए पहिए को, उसकी एक्साइल को क्या करता है, प्रेस करता है। तो यहां हम बहुत हल्का सा फोर्स लगाते हैं। अब तो खैर मोटराइज्ड हो गया है ब्रेक सिस्टम, मोटर पहले नहीं भी होता था तो भी हम मैनुअल तरीके से अगर यहां एफ जनरेट कराते थे तो ये फोर्स कम से कम 100 गुना होके यहां पे जनरेट होता था, और वो फोर्स एक्साइल को ग्रिप करता था तो एक्साइल घूमना बंद कर देती थी और ब्रेक लग जाता था। यानी उसमें यार यही प्रिंसिपल यूज हुआ है, कौन सा, पास्कल्स लॉ। तो यार पास्कल्स लॉ किसी भारी चीज को उठाने के काम आता है। ये हाइड्रोलिक लिफ्टर है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्टर। ये क्या है, ये हाइड्रोलिक ब्रेक है। दुनिया की हर गाड़ी में हाइड्रोलिक ब्रेक ही होता है। और जितने भी तुमने ऐसी चीजें सुनी होंगी जिसमें एक मशीन बहुत हैवी काम कर रहा हो, बहुत ज्यादा ताकत वाला काम कर रहा हो, तो वहां इसी तरह का हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम क्या करता है, छोटे फोर्स को बहुत गुना बड़े फोर्स में कन्वर्ट। भाई हमारी कोई भी इंजन या मोटर होती है तो वो जो फोर्स जनरेट करा सकती है उसका लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन इस मैकेनिज्म के जरिए हम एक छोटे फोर्स को कई गुना ज्यादा फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें अब क्या है कि इस पे कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये हाइड्रोलिक लिफ्टर या हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो उसको सिंपल लिखना है पास्कल्स लॉ पे। इतना सा क्वेश्चन आएगा, दिमाग में रखने के लिए ये सब बाकी चीजें मैंने बताई हैं। तो ये जितने भी हाइड्रोलिक लिफ्टर्स होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, या जनरली जितने भी हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं, उनमें कौन सा नियम काम करता है, पास्कल्स। ये पी से शुरू है और कुछ लोग आर से पढ़ते हैं, रास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ है। कोई बोला था यार मेरे को, तो मैंने कहा नहीं पास्कल्स होगा तो वो नहीं समझ पाया होगा कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। हाँ अब समझ पाया, अच्छा इसका मतलब हैवी था तो जैसे कभी कोई तुमसे कुछ बोले तो तुम क्लियर कर दिया करो उसको कि नहीं रास्कल गलत शब्द है, पास्कल पास्कल्स होता है। क्या बोलेगा, ऐसी गलती मत करो यार कि उससे ज्यादा बढ़ जाए। वो जो मशीनें होती है ना जिसमें वो तुम देखते हो लिफ्ट वो करती हैं, बड़ी बड़ी क्रेन्स वगैरह होती हैं, तो उनके अंदर भी वो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, सिरिंज वाला होता है। हाँ सिरिंज वाले से भी काफी ताकत वाला काम किया जाता है। अच्छा इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, जैसे मान लिया कोई इसको फोर्स लगाता होगा, तो इसको फोर्स यहां से यहां तक मान लिया एस डिस्टेंस तक लगाया, तो ये एस डिस्टेंस तक लिक्विड डिस्प्लेस होता होगा, लेकिन यहां का जो S2 डिस्प्लेसमेंट होता होगा वो बहुत कम होता होगा। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल क्या काम कर रहा है कि बहुत बड़े दूरी तक किए गए काम को बहुत छोटी दूरी में कन्वर्ट कर देता है, तो उसकी वजह से फोर्स कई गुना बढ़ जाता है। बस ये है लॉजिक उसका, है ना।
यहां पर वर्कडन करने का मौका ज्यादा दूरी तक मिलता है और यहां मशीन को वर्कडन करने का मौका बहुत कम दूरी तक मिलता है ना। तो दूरी कम है तो फोर्स बढ़ जाता है। इसको हम वर्कडन प्रिंसिपल से भी समझा सकते हैं। F1S1 बराबर क्या, F2S2। तो अगर दूरी कम हुई है तो फोर्स बढ़ जाएगा। भाई जितना वर्क यहां हुआ हो उतना ही वर्क यहां होगा। क्या जनता समझ पा रही मैं क्या कह रहा हूं? F1S1 बराबर क्या होगा, F2S2। सीधी सी बात है, इतना सारा लिक्विड जब यहां कम होगा तब इसका छोटा सा लेवल ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है ना। तो इसी प्रिंसिपल का यूज करके ज्यादातर मशीनें काम करती हैं और इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा। यार एक बार बता दें, फ्लूइड में क्वेश्चन एक तो बहुत कम आते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने यार पहले ये शुरू किया है कि पढ़ लो, भूल जाओ तो ज़्यादा गम करने की ज़रूरत नहीं है। पहले सीख लो, फिर काफ़ी समय मिलेगा तुम्हें भुलाने के लिए, है ना। बट अब आने को कुछ भी आ सकता है क्योंकि चीज़ें सभी मेंशन्ड हैं। तो हमें पढ़ना, भाई फ्लूइड मैकेनिक्स लिख दिया, लॉ ऑफ प्रेशर लिख दिया, तो अब क्या है कि सब कुछ आ सकता है। तो इसलिए पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, आएगा कम। ये उतना ज़्यादा टॉपिक फैशन में चल नहीं रहा है, मगर फैशन का क्या बदलता रहता है, इसलिए पढ़ना सब कुछ पढ़ के जाना चाहिए। किससे आसान क्वेश्चन आएगा कोई नहीं जानता है, तो हम छोड़ तो कुछ नहीं सकते। जितना मेंशन्ड है उतना सब पढ़ना है। नोट कर लिया भाई लोग? ये मैंने दिखाने की कोशिश की थी, मगर अब यहाँ इसमें चलेगा नहीं तो मैं कुछ दिखा नहीं रहा हूँ। एक लिक्विड कंटेनर में हम किसी एक लेयर ऑफ मॉलिक्यूल से बात करने वाले हैं। ये H गहराई की एक लेयर है, पतली सी लेयर है, इससे हम बात करने वाले हैं। तो लेयर के सारे मॉलिक्यूल से एक साथ मिल के मैंने बात करी, तो उन्होंने क्या बताया कि हम बहुत प्रेशर महसूस करते हैं यहाँ रहते हुए। तो किस बात का प्रेशर है इन लोगों को? इनको तो कौन सी नीट की तैयारी करना है, किस बात का प्रेशर? यस, बोलते हैं कि मेरी ही बिरादरी के लोग मुझे दबाने में लगे। तो ये क्या कह रहा है कि यार मेरे ऊपर का जितना भी सिलेंड्रिकल लिक्विड है ये मुझे प्रेस करने में लगा हुआ है, हम इस वजह से दबाव महसूस करते हैं। तो मैंने कहा अगर वो ऊपर से नीचे फोर्स लगा रहा है तो तुम नीचे क्यों नहीं चले जाते हो? तो उसने कहा ऐसा नहीं है कि नीचे दूसरे मॉलिक्यूल हैं वो हमें नीचे, तो हम दोनों तरफ से सैंडविच्ड वाले माहौल में हैं। यानी यार नीचे से फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ऊपर नहीं। अच्छा बताओ, मैं अगर अभी अपने हाथ से इस शीट को प्रेस कर रहा था तो मेरा फोर्स शीट में अंदर था, तो क्या शीट अंदर क्यों नहीं गई? क्योंकि इस शीट के पीछे दीवार का सपोर्ट है, तो उसने कहां फोर्स दिया है, आगे। तो इस बोर्ड की, इस माइका शीट की अगर मैं बात करूं तो मैंने अंदर प्रेस किया है और जो भी वो लकड़ी का सपोर्ट होता है वो कहां फोर्स दे रहा है, आगे दे रहा है। तो वो शीट दोनों तरफ से दबाव महसूस कर रही है। मैंने अभी थ्रस्ट बताया था तो क्या था, F/A। तो मैंने इधर का फोर्स जो मैंने लगाया है डिवाइड बाय एरिया क्या था। तो कोई दिमाग में ये भी ला सकता है कि सर फोर्स तो इसको दो तरफ से लग रहा है, भाई F इधर से और F पीछे से। तो फिर मैं क्या कहूंगा, प्रेशर निकालने के लिए F/A करना चाहिए या 2F बाई एरिया करना चाहिए? तो अलग आंसर आएगा क्या? देखो ऐसा है यार कि अगर तुम F/A कर रहे हो तो तुम इस तरफ का फोर्स और इस तरफ का एरिया ले रहे हो। अब 2F बाई एरिया करोगे तो यार 2F दोनों तरफ का फोर्स है तो एरिया भी दोनों तरफ का लेना पड़ेगा कि नहीं? तो ले दे के आंसर वही आएगा। तो मैंने यार इस लेयर से पूछा कि तुम्हें क्यों प्रेशर महसूस हो रहा है, तो इसने क्या बोला कि मेरी ही बिरादरी के लोग मुझे दबा रहे हैं और ऊपर से भी दबा रहे हैं, नीचे से भी दबा रहे हैं। तो मैं एक तरफ का फोर्स पता करना चाहूंगा या दोनों तरफ का? एक तरफ का फोर्स
एक तरफ का एरिया उससे भी निकाल सकते हैं, या दोनों तरफ का फोर्स तो डबल एरिया, आंसर वही आएगा। तो मैं क्या इस तरफ का फोर्स पता करना चाह रहा था कि इस कॉलम ने इस लेयर को कितने फोर्स से दबाया है। तो बता रहे कॉलम क्यों दबा रहा है, अपने वेट की वजह से नहीं, तो क्या वो वेट ही उसका फोर्स है। लेकिन यार वेट के अलावा एक और बात हमें करना है जो अब तक नहीं करी है, और वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम लोग कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अक्सर राइटर क्वेश्चन लिखते समय इसको इग्नोर कर देता है। क्वेश्चन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना दिया जाए तो अक्सर हम मान लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, बट ये इग्नोर करने वाली चीज है नहीं। तुम्हें पता है कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आम तौर पे रूम पे कितना प्रेशर होता है, पूरा फैला के लिखते हैं, 1,00,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अनबिलीवेबल कि यार ये 1 मीटर लगभग होगा, इंटू 1 मीटर का एक स्क्वायर बनाओ, इस वक्त इस 1/1 के स्क्वायर रीजन पे 1,00,000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कैन यू इमेजिन, फिर भी ये टिका हुआ है 1,00,000 पे, तो इसको क्योंकि नीचे भी है, एयर इधर भी है और एयर के असर को हम लोग इसलिए नजरअंदाज करते हैं क्योंकि बचपन से लेके आज तक हम एयर के एटमॉस्फेयर में ही पले बढ़े हैं। प्रेशर हमारे ऊपर भी है, प्रेशर हमारे अंदर भी है, इस वजह से हमें कहीं महसूस नहीं होता है ना, हमें केवल ड्रैग महसूस होता है क्योंकि नेट फोर्स हमारी स्किन पे या हमारे खिलाफ वो हमेशा क्या है, जीरो है, इसलिए वो हमें महसूस, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था मॉलिक्यूल प्रेशर में जीते हैं मगर उनके अंदर मोशन आने में कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि वो नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। सोचो कि अगर हम वैक्यूम में जाके खुल जाएं तो फट जाएंगे क्योंकि हमारे अंदर प्रेशर होगा, बाहर नहीं होगा, तो फट जाएंगे एकदम से। हाँ, तो असली फटना यार वहीं हो सकता है, कहां, स्पेस में। यहां तो बस लोग बातों में बोल देते हैं। 1,00,000 न्यूटन पर मीटर इतना ज्यादा प्रेशर होता है, 1,00,000 न्यूटन इस पे लगा हुआ है, तो बता रहे क्या हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, तो इस पे भी लग रहा होगा यार। इसका एरिया क्या है, ए है, तो क्या बता रहे इस सिलेंडर को इसके वेट के अलावा और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर बेसिकली क्या होता है, ये पर मीटर स्क्वायर पे लगने वाला फोर्स, इसको हम लोग आमतौर पे P0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या इस सिलेंडर को ऊपर से P0 इंटू एरिया का फोर्स लग रहा होगा, है ना, और परपेंडिकुलरली ही लगेगा, ये मैं समझा चुका हूं, सारे वेक्टर्स का नेट कहां आएगा, नीचे की तरफ, तो P0 ए का और mg नीचे। तो क्या इस लेयर को वेट का भी दबाव होगा और एटमॉस्फेयर का भी दबाव होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर का दबाव तो वो खुद झेल रहा है। तो क्या इस लेयर को mg भी मिल रहा है और P0 ए मिल रहा है। तो अगर हम इसका प्रेशर निकालना चाहें तो प्रेशर क्या होगा, वो होगा mg प्लस P0 ए डिवाइड बाई ए। अरे प्रेशर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, F बाई ए। अब क्या है, लिक्विड वाला टॉपिक जब से शुरू हुआ है तो हम चीजों को मास के टर्म में लिखना नहीं चाहते। कारण है कि यार कोई हम सिलेंडर का डिस्कशन थोड़ी करने वाले हैं, हम किसी भी गहराई पे बात कर सकते हैं, तो हम मास को डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहेंगे, इसीलिए हमने डेंसिटी टर्म इन्वॉल्व कराया था। मुझे बता, मैंने एक सिलेंड्रिकल रीजन लिया है जिसका एरिया ए है, ऊंचाई h है, तो उसका मास कितना होगा, फिर मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा रो लिक्विड इंटू एरिया इंटू हाइट। एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, मैं एरिया को एरिया लिख रहा हूं, तो ये कितना हो गया भाई, रो लिक्विड इंटू एरिया इंटू एच इंटू जी प्लस P0 ए डिवाइड बाई ए से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा P0 प्लस रो जी एच। ये प्रेशर का फॉर्मूला है एट डेप्थ एच, प्रेशर एट डेप्थ एच। एच गहराई पे प्रेशर किस वजह से है, वेट की वजह से नहीं,
वेट रखने के बाद, सब रखने के बाद, अब ये कुल मिला के आ गया हाइट डिपेंडेंट आंसर। मतलब अगर मैं कह रहा हूं यहां की लेयर किसी 1 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही, यहां की लेयर 2 पॉइंट को, कहां प्रेशर ज्यादा होगा? 2 पे ज्यादा गहराई ज्यादा प्रेशर, और उसकी वजह क्या है? ज्यादा वेट उसके ऊपर लदा होगा। एटमॉस्फेयर तो सब पे बराबर होगा, बट जितना ज्यादा वेट लदेगा उतना ज्यादा, है ना यार। यानी अगर हम स्विमिंग पूल के बेस पे बैठे हैं तो प्रेशर, है ना, अभी यार गंगा नदी के बेस पे बैठे हैं तो प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होगा, स्विमिंग पूल से तो गहरी होती है। अगर समुंदर के बेस पे बैठे हैं तो हम बैठे क्यों हैं यार? अब तक तो खत्म हो चुके होंगे। स्विमिंग, अगर समुंदर के बेस में हम प्रेशर पता करेंगे, सोचा यार हम 4 किलोमीटर गहराई पे हैं, टाइटैनिक ढूंढने गए हैं 4 किलोमीटर गहराई पे पता है कितना प्रेशर होगा? 10 की पावर 5 प्लस रो, दैट इज 10 की पावर 3 G10, और हाइट 4000। मैं बता रहा हूं कि उन लोगों ने कितना प्रेशर झेला होगा। 10 की पावर 5, 4000 मीटर ना यार, तो 10 की पावर 5 इंटू 400, इन्होंने 401 इंटू 10 की पावर 5 का प्रेशर झेला होगा। मतलब यार, सही कर रहा हूं मैं कैलकुलेशन भाई? पी नॉट प्लस रो जी एच, तो वाटर का रो कितना होता है? बल्कि समुद्र का पानी और ज्यादा डेंसिटी का होता है, थोड़ा खारीकपन की वजह से उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, मगर चलो मैं कम कर लेता हूं। हाइट 4000, तो बताइए कितना आ गया यार? 401 इंटू एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी जितना प्रेशर हम यहां झेलते हैं उससे 400 गुना ज्यादा प्रेशर वो झेलते हैं जो टाइटैनिक ढूंढने जाते हैं। ऐसे स्क्वीज हो गए होंगे, ऐसे दब गए होंगे यार पूरी तरह से, यही हुआ होगा यार। या फिर वो तैरते तैरते ऊपर तक आए होंगे लेकिन तब तक खत्म हो चुके होंगे। इतना प्रेशर बॉडी नहीं झेल सकती है। वो विमान नहीं झेल पाया जिसको लेके गए थे, टाइटैनिक लेके गए थे, टाइटन नाम था उसका। तो कौन कौन जाना पसंद करेगा गहराई पे जाके टाइटैनिक का मलबा ढूंढने के लिए? जाना चाहोगे इसके बाद भी, इस हादसे के बाद? होते हैं लोग, ऐसा नहीं यार, इससे पता चलता है कि लोग होते हैं यार। लोग मार्स में जाने के लिए अप्लाई कर चुके हैं। एक बार नासा ने एप्लीकेशन मांगे थे कौन कौन जाना चाहता है, अगर हम कोई मिशन प्लान करें तो हमें कैंडिडेट तो चाहिए, और उनकी कम से कम 5 साल पहले से तैयारी कराना पड़ेगी कि तुम्हें वहां जाके कैसे रहना, कैसे घास फूस उगाना है, कैसे क्या खाना है, और उसके बाद लौट के आने का कोई स्कोप नहीं है। तो लोग होते हैं यार जो जाना चाहते हैं। अच्छा, उस समय उनके मन में होता है कि वहां जाके एडवेंचर करेंगे, तो चले जाते होंगे तब पता चलता होगा यार कि यहां एडवेंचर करने के लिए भी कुछ नहीं है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपनी फ्लूट पढ़ रहे हैं, बस केवल समझ लेते हैं कि इतना ज्यादा है, छोड़ो रहने देते हैं। उन्होंने नहीं पढ़ा होगा यार, ये साइंस वाले नहीं रहे होंगे। मतलब जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जनरली, मतलब वो बन जाते हैं बस, है ना। साइंस वाले तो नहीं होते। साइंस वाले सब कैलकुलेट कर लेते हैं, अबे इस बिजनेस में बहुत रिस्क है, तो वो बिजनेस ही नहीं करते उस चक्कर में वो बिजनेसमैन बन नहीं पाते। साइंस वाले अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, मगर उनको दिख जाता है यार इसमें सक्सेस के चांस मात्र 10% है, नहीं करते वो बिजनेस। हाँ हाँ, साइंस वाला हूँ, डर डर के बिजनेस करता हूँ, इसीलिए खुल के बिजनेस कभी किया ही नहीं लाइफ में मैंने। लाखों रुपए के एडवर्टाइज बोर्ड, बैनर, पोस्टर, न्यूज़पेपर ऐड, ये सब कहाँ किया मैंने मुझे। हाँ, और क्या, सस्ता वाला। साइंस वाले लोग अच्छा बिजनेस नहीं कर पाते, आर्ट वाले अच्छा करते हैं, और कॉमर्स वाले, जो कॉमर्स वाले होते हैं वो लोग, BCA BBA वाले, जिनको घर पे ताने मिलती है बचपन से लेके बड़े तक, वो उनमें से कुछ लोग बहुत अच्छा कर ले जाते हैं। तुम लोग क्या देख रहे हो? तुम लोग भी बिजनेसमैन नहीं बनने की तैयारी कर रहे हो, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो। डॉक्टर ऐसा क्या है कि डॉक्टर बिजनेसमैन होता नहीं है, उनका बिजनेस इतना बढ़िया चल जाता है कि फिर वो बन ही जाता है भाई। बिजनेस के लिए जो आइडियाज होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं,
बहुत सिंपल होते हैं कि अच्छी जगह पैसा इन्वेस्टमेंट करना, पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये तो सबको पता है, तो पैसा ही नहीं तो इन्वेस्ट कहां से करें? समस्या है कि सबको पता है यार पैसा इन्वेस्ट करो सही जगह तो पैसा बढ़ जाएगा, यही बिजनेस है सिंपल सा भाई। सिंपल, अगर कुछ नहीं आता है तो प्रॉपर्टी पे कर दो, गोल्ड पे कर दो, शेयर पे ना करो, थोड़ा रिस्की होता है। तो इतना सिंपल सा बिजनेस है यार। सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग हैं प्रॉपर्टी वाले। तो अभी कई बार लोग सोचते हैं कि हम बिजनेसमैन बनेंगे, तो बिजनेसमैन बनने का रास्ता कहां से होके जाता है? पैसे से। पैसा नहीं तो बिजनेस कहां से करें? फिर ऊपर से विवेक बिंद्रा जैसे लोग मिल जाते हैं, ऐसा जोश, फेक वाला जोश भर देते हैं कि हर एक को लगता है अबे यार हाँ बिजनेस तो हम ही करने के लिए बने हुए हैं, हम ही बिजनेस करेंगे, हमें सारे आइडिया समझ में आ गए। तो यार उसकी कही हुई हर बात समझ में सबको आ जाती है। फिर एक साल बाद समझ में आता है यार बिजनेस तो ये कर गया मेरे साथ। हम कहां बिजनेस करेंगे? खैर यार तुम लोग इस पे नोट करने पे ध्यान दो, मैं नोट करने का टाइम देता हूं। ये बाकी बातें सब फ्री हैं, लाइफ का ज्ञान जो है तुम लोगों को मिल रहा है, ये सब एडिशनल है, ये भी मैंने फॉर्म में लिख के नहीं दिया है, सब फ्री में मिल रहा है। डॉक्टर मतलब क्या है कि कहीं भी छोटा मोटा भी होगा और अच्छे से मेहनत करेगा तो कमाई मतलब हो जाती है, वो सेफ है, लाइफ के लिए एकदम सेफ है। और चल गया ना तो मतलब तुम्हें ब्रेक लगाना पड़ेगा कि किस टाइम कमाना है, किस टाइम नहीं कमाना है, किस टाइम हमें आराम करना है, ये है। जैसे अगर मैं देखता हूं कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि अगर वो ये प्लान कर ले कि मुझे 16 घंटे पैसा कमाना है तो कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पीछे जनता पड़ी है कि भैया हमको देख लो, हमको कुछ भी पैसा देने को तैयार है। तो उनको शेड्यूल बनाना पड़ता है कि 4 दिन बैठेंगे, 4 दिन में 3 घंटे का विंडो है, इसमें जो आएगा उन्हीं को देखेंगे, उसमें से 1000 रुपये फीस है, जो दे पाएगा उन्हीं को देखेंगे। ये उसमें भी वो बीच बीच में छुट्टी ले रहे हैं, बाकी 3 दिन ऑपरेशन के रखे हैं, उस दिन किसी को देखेंगे नहीं। ये अभी एक ये रेडियस हॉस्पिटल में पाला पड़ा था मेरा ज्वाइंट वाला, ऐसी उसका क्या भोकाल है भाई साहब। पूरे लखनऊ में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ये घुटनों वाली सर्जरी मैंने नहीं कराई, मदर ने कराई थी। घुटनों वाली सर्जरी वही करता है, और एक घुटने का 3 लाख, हाँ 2 घुटने का 5 लाख थोक में, अलग अलग कराओगे तो एक साथ कराने पे, अलग अलग कराओगे तो 3-3 लगेंगे, उनका अपना कॉम्बो प्लान है। एक कराओगे तो दोनों कोई क्यों लेगा, एक का भी तो पैसा ले ही रहा ना अलग से, ये थोड़ी है दोनों खराब नहीं है तो भी 2 कराना पड़ेगा, उसके पास टाइम ही नहीं है उसके बाद टाइम ही नहीं, मना कर रहा है तो वो आदमी जबरदस्ती थोड़ी करेगा कि तुम्हारा एक खराब है अच्छा दूसरा करा लोगे तो 5 साल बाद खराब होने ही वाला है। करा लो अभी से। और दोनों एक साथ कराना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे एक करा लिया तब तक एक का सहारा मिल रहा है, भले वो खराब है बट सहारा तो देता ही है, एक में पेन है, चलने फिरने लगे 1-1.5 महीना 2 महीने बाद दूसरा करा लिया, दोनों मजबूत है। अभी दोनों कराने के बाद बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी मेरी मामी ने कराया है, दोनों एक साथ करा दिए, बाद में उनको समझ में आया कि डॉक्टर के कॉम्बो प्लान के चक्कर में बर्बाद हो गया सब। अब 2 महीने तक कुछ नहीं कर सकते, हेल डुल भी नहीं सकना मुश्किल है। खैर कोई बात नहीं, नोट कर लिया भाई, मैं नोट करने का टाइम दे रहा था। P इक्वल टू क्या था, P0 प्लस रो GH। सब खिसक गया है। ये क्या है, यू शेप की ट्यूब है, यहां सब पानी भरा है या कोई और लिक्विड भरा है। तो अभी अभी हमने यार लॉ ऑफ प्रेशर पढ़ा था कि सेम लेवल पे प्रेशर क्या रहता है,
ये लॉ नहीं पढ़ा है क्या यार हम लोगों ने? चलो नहीं पढ़ा है तो भी मैंने ये तो बताया यार कि सेम लेवल पे सेम प्रेशर रहता है। लेकिन कहीं पे ये लाइन लिखी है हम लोगों ने ना, कहाँ लिखी है? विल बी सेम। इसमें एक पॉइंट और जोड़ो, इफ लिक्विड इज इन कंटिन्यूटी, इफ लिक्विड इज इन, अच्छा ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। ये कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी ब्रेक होने का क्या मतलब है? ऐसा एक कनेक्टिंग वेसल है जिसके दो साइड आपस में जुड़े हुए हैं। अगर मैं कहता हूं यहां कोई लिक्विड 1 है रो 1 डेंसिटी का, और यहां कोई लिक्विड 2 है, ये कोई अलग लिक्विड है रो 2 डेंसिटी का, और कोई पूछे बता यार यहां तक एक ही लिक्विड है, ठीक है, कोई पूछे कि इस 1 पॉइंट और 2 पॉइंट रुका हुआ लिक्विड है, इस 1 पॉइंट और 2 पॉइंट सेम लेवल पे है, प्रेशर सेम होगा कि नहीं होगा? ये ध्यान दें जरा। 1 पॉइंट किस लिक्विड के अंदर है? 1 लिक्विड के अंदर। 2 पॉइंट किसके अंदर है? तो क्या ये दोनों सेम लिक्विड हैं? नहीं। क्या यहां से यहां तक एक ही लिक्विड कंटिन्यूटी में है या बीच में कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई है? ब्रेक हो गई है, और ब्रेक हो गई है तो हम P1 बराबर P2 नहीं लिख सकते हैं। ये नियम कब तक काम करता है? जब तक एक ही लिक्विड कंटिन्यूटी में है। अब मैं जहां इसका ज्वाइंट आया है इस जगह पर एक पॉइंट कंसीडर करता हूं 3 पॉइंट, और सेम लेवल पे यहां एक 4 पॉइंट। क्या पता है 3 से लगा के 4 तक लिक्विड कंटिन्यूटी में है कि नहीं? एक ही डेंसिटी का लिक्विड यहां से वहां तक कंटिन्यूटी में है, तो क्या हम P3 बराबर P4 लिख सकते हैं? क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, P3 पर लिक्विड इस हाइट की वजह से आया है? नहीं, इस कॉलम के लदे होने की वजह से P3 पर प्रेशर आया है, और इस कॉलम के लदे होने की वजह से P4 आया है। तो P4 को मैं यहां से लिख रहा हूं, क्या P4 को लिख रहा हूं P0 प्लस रो 1 जी H1। अरे अभी तो पढ़ा है हमने लॉ ऑफ प्रेशर। और 3 का प्रेशर मैं क्या लिख सकता हूं? रो 2 जी H2। तो P0 खत्म, यहां से G भी खत्म हो जाएगा। क्या आएगा? रो 2 H2 बराबर, यार ये मैंने ज्वाइंट के ठीक नीचे पॉइंट बनाया था, ज्वाइंट के ठीक नीचे, और क्योंकि ये 3 और 4 एक ही लिक्विड में था तो वहां से एक नियम बना दिया है। अब इस नियम की फिजिक्स क्या है? ये जो निकला है ये मैंने किससे सबको समझाया है? लॉ ऑफ प्रेशर से। यानी ये जो मैंने रूल लगाया है ये हमने कहां पढ़ा था? लॉ ऑफ प्रेशर पे। और लॉ ऑफ प्रेशर का एप्लीकेशन करके मैंने ये एक लाइन बनाई। ये लाइन क्या मैसेज दे रही है? मुझे बता, इन दोनों में से एक रो 1 डेंसिटी का लिक्विड था और ये रो 2 डेंसिटी का, किसकी डेंसिटी ज्यादा है? क्या देख के बता सकते हैं? हाँ, तो खैर ये प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, तो जिसका H कम होगा उसका रो, तो हमें दिख रहा है यार H1 H2 से कम है, इसका सीधा मतलब है रो 1 रो 2 से ज्यादा होगा, ताकि इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट सेम रहे। क्या बात समझ में आ रही है? अगर कोई पूछे डेंसिटी का हाइट से क्या रिलेशन है, तो डेंसिटी हाइट के साथ इनवर्स रिलेशन में है। तो क्या यहां से इनवर्स रिलेशन से हम लिख सकते हैं रो H बराबर क्या आ रहा है? कांस्टेंट। देखिए रो 1/h के प्रोपोर्शनल है, तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा? बात क्लियर है? ये नियम हमने लॉ ऑफ प्रेशर की मदद से बनाया है। अब ये भी एक क्वेश्चन पूछने का सोर्स बन गया है। नोटो, इसको हम क्या पढ़ते हैं? हाँ, ये YOU वाला नहीं है, ये यूट्यूब है। हाँ हाँ, इसकी शीट मिलना चाहिए यार टॉपिक शुरू होने के बाद।
एक मिनट, भेज दो यार उसको। अगली क्लास में ले लेना, अभी यार होमवर्क पूरा रहेगा भी नहीं, अगली क्लास में ले लेना। तो यूट्यूब हम लोगों ने लॉ ऑफ प्रेशर की मदद से समझा है, ये निकल के आया है और ये निकल के आया है। इस पे सीधे सीधे कोई क्वेश्चन पूछा था इस टॉपिक में या थर्मोडायनेमिक्स में, जनरली चीजें बिल्कुल सीधी सीधी पूछी जाती, बहुत वेरिएशन की संभावना नहीं है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा आएगा। अच्छा, अब कोई ये कह सकता है कि सर देखिए आपने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि टॉप लेवल सेम होते हैं, यहाँ टॉप लेवल सेम क्यों नहीं है? ये टॉप लेवल भी तभी सेम होंगे जब सेम डेंसिटी होगी दोनों की। अगर रो वन रो टू सेम होंगे तो H1 H2 भी, ये भी बात हम यहां से समझ सकते हैं। इफ रो वन बराबर रो टू होगा तो H1 बराबर H2 भी होगा, तब इनके टॉप लेवल हमेशा सेम रहेंगे। या एक ही लिक्विड हो, दो तरीके हैं, या तो लिक्विड अलग अलग हो लेकिन डेंसिटी सेम हो, या तो एक ही लिक्विड हो, तो उस केस में टॉप लेवल हमेशा सेम रहेंगे। डेंसिटी अलग अलग है तो टॉप लेवल अलग अलग होंगे, हाइट अलग अलग होगी। ये यहां पर इतना जो ट्यूब ये लगाया गया है, इतने का ही नाम क्या है? मैनोमीटर है। एक ट्यूब जैसा इस पे लगा दिया गया है, तो जैसे ही पहले तो यार ये गैस सील्ड होगी, कोई कॉर्क से बंद होगा, और इस गैस के कंटेनर के अंदर कितने प्रेशर पे गैस है ये पता करने के लिए हमने क्या किया है, इसकी ओपनिंग को एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, और इस ट्यूब के अंदर कोई मरकरी जैसा हाई डेंसिटी लिक्विड भरा हुआ है। जनरली मरकरी ही रखा जाता है, मरकरी डेंसिटी का। तो ऑब्वियसली यार जब तक हमने इस ट्यूब को यहाँ नहीं जोड़ा था तब तक इन दोनों के एंड पे जो मरकरी का लेवल रहा होगा वो कैसा रहा होगा? सेम रहा होगा। लेकिन जैसे ही हमने यार इसको गैस कंटेनर से कनेक्ट कर दिया तो गैस के प्रेशर की वजह से ये थोड़ा सा गैस नीचे आया होगा और लिक्विड के जो लेवल को है वो डिस्टर्ब कर दिया होगा, यानी एक तरफ का लिक्विड लेवल नीचे चला गया होगा और एक का लिक्विड लेवल ऊपर बढ़ गया होगा। नहीं, ये किस वजह से हुआ है? गैस के प्रेशर की वजह से। अगर मैं कह दूं यार कि इस लिक्विड में ये जो भी मरकरी यूज हुआ है उसमें इस रीजन का प्रेशर किसने डिसाइड किया है? गैस ने। और इस रीजन का प्रेशर इस कॉलम और एटमॉस्फेयर की वजह से है। नहीं कह सकते भाई इस रीजन की लेयर से पूछो तो कहेगा मेरे ऊपर लिक्विड लदा हुआ उसने प्रेशर क्रिएट किया है, नहीं। और इस रीजन का प्रेशर कहां से आया है? तो प्रेशर ऑफ गैस हमें लाना है। हमें नजर आ रहा है कि लिक्विड कितनी ऊंचाई पे यहां पर आया है, ये ऊंचाई मार्क कर दी जाती है मैनोमीटर में, ये ऊंचाई मार्क कर दी जाएगी। तो मान लिया हमको ये ऊंचाई दिख रही है कि इस लेवल से ये कितना ऊंचाई पे है। कौन से लेवल से? जो ट्यूब गैस से कनेक्टेड है उस वाले लेवल से यहां का लेवल कितना ऊंचा है।
तो क्या बता रहा है, पी गैस इक्वल टू इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट को कुछ बोल देते हैं यार, ये ए है, ये बी है ना। तो यार बी का प्रेशर पी ए बराबर पी बी होगा, ए का प्रेशर गैस का प्रेशर होगा और बी का प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो क्या मुझे हाइट नजर आ रही है, पी नॉट पता ही है, हाइट नजर आ रही, जी पता है और डेंसिटी ऑफ मरकरी भी। क्या ये सारा कैलकुलेशन रख दोगे तो गैस का प्रेशर स्टैंडर्ड यूनिट में आ जाएगा। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम पे। ठीक है यार, तो मैनोमीटर किस काम आता है, गैस। इस अरेंजमेंट को मैनोमीटर कह रहे हैं। ये जो अरेंजमेंट है, बस ये ट्यूब ही मैनोमीटर है। ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, लॉ ऑफ प्रेशर पे। वो पास्कल्स लॉ नहीं है, लॉ ऑफ प्रेशर। पास्कल्स लॉ भी कह सकते हैं, बट सिंपली लॉ ऑफ प्रेशर पे काम कर रही है। हम लोगों ने सेम लेवल पे सेम प्रेशर पास्कल्स लॉ में नहीं पढ़ा है। प्रेशर की यूनिट पास्कल है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर चीज पास्कल ने बताई है। MWF वाले कुछ दिन बाद TTS में भी आएंगे, जैसे आज TTS वाले यहाँ आए हैं। किसकी क्लास रहती है, एक्स्ट्रा क्लास कभी कभी, रेगुलर हो गई। क्या बात कर रहे हो, दूसरे बैच में चले जाए। वही एक बैच ही है, मतलब बाकी में कर लो यार, अभी हफ्ते भर का समय है, कुछ कर लो भाई। तो ये भी हमने लॉ ऑफ प्रेशर पे बेस्ड एक डिवाइस पढ़ा है, वो भी यूट्यूब भी था, वो भी लॉ ऑफ प्रेशर पे बेस्ड अरेंजमेंट था। और अभी तीसरा आने वाला है बैरोमीटर। बैरोमीटर भी किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ प्रेशर पे। सब लॉ ऑफ प्रेशर पे। और लॉ ऑफ प्रेशर सिंपल क्या लगाना है यहाँ पे, सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहता है जब तक लिक्विड कंटिन्यूटी में है। तो ये बैरोमीटर की प्रक्रिया हम लोगों ने बचपन में बहुत पढ़ी है। बैरोमीटर किस काम आता है, हाँ, टू मेजर व्हाट, प्रेशर ऑफ क्या, एटमॉस्फेयर। तुम कहोगे इसको मेजर करने की जरूरत क्या है, तो हमें पता ही है कितना होता है, 10 की पावर 5 न्यूटन। 1.01 इंटू 10 की पावर, वो 1.01 मैंने कहीं लिखा नहीं है, वरना एग्जैक्ट क्या होता है, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। कुछ और बताना चाह रहे क्या, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल का एटमॉस्फेयर प्रेशर आमतौर पे होता है। इसका क्या मतलब है कि हमेशा यही होता है क्या? तुमने कभी महसूस किया जब आंधी आने वाली होती है तो हमें कुछ महसूस सा होने लगता है कि आंधी आने वाली है? नहीं कभी महसूस हुआ? आंधी जब आने वाली होती है तो उस रीजन पे प्रेशर कम हो जाता है, हमें कान से अंदर ऐसा लगता है जैसे कुछ बाहर आना चाहता है। वो अंदर का प्रेशर है जो बाहर के मुकाबले ज्यादा हो रहा होता है उस दौरान। या पहाड़ी इलाकों में कभी जाओ तो वहां भी हमें ऐसा, कई बार तो नाक या कान से खून आ ही जाता है लोगों का। कितनों के साथ ऐसा हुआ पहाड़ी इलाके में गए हो और कान या नाक से खून आ गया हो? अंदर से लगता है, वॉमिट वॉमिट जैसा महसूस होता है। यस, तो ये क्या है, पहाड़ के एरिया में उतना प्रेशर नहीं होता जितना, और उसका लॉजिक पता है क्या है? उसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। ये हम लोग यार लखनऊ में रहते हैं, ये पहाड़ी लोग हैं। क्या बता रहे, एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ सराउंड कर रहा है, तो
तो उसकी कुछ किलोमीटर ऊपर तक रेंज है जहां पर एटमॉस्फेयर बहुत थिन हो जाता है। तो अगर मैं कहूं कि मैदानी इलाकों में रहने वाले कितनी एयर को के कॉलम को झेल रहे हैं और पहाड़ वाले कितने एयर के कॉलम को झेल रहे हैं, तो क्या वो कॉलम छोटा है। जैसे अभी लिक्विड में हम नियम लगा रहे हैं P बराबर P0 प्लस रो GH, हाँ P0 मत लगा दो क्योंकि उसके बाद वैक्यूम है, तो 0 प्लस रो एयर GH रफली। हालांकि इसमें बहुत सारे लॉजिक ये भी है ना कि डेंसिटी नीचे की हाई होती है, ऊपर की कम होती है, लेकिन हम एक एवरेज डेंसिटी एयर की ले लें बीच वाली, तो यहां से यहां तक रो एवरेज इंटू GH जो आएगा, और यहां जो रो एवरेज इंटू GH आएगा तो कहां का ज्यादा होगा, यानी ये जो एयर है ना वो लिक्विड की तरह एक दूसरे के ऊपर लदी है, तो जिसके ऊपर ज्यादा एयर लदी है वहां का प्रेशर ज्यादा होता है। तो मैदानी इलाके वाले ज्यादा लेयर ऑफ लिक्विड के नीचे दबे होते हैं और पहाड़ वाले कम लेयर, तो पहाड़ पे प्रेशर मुकाबले कम होता है। वही कॉलम कॉन्सेप्ट से ही समझा सकते हैं। क्या जनता समझ पा रही है इस बात को? तो अब हम लोग यहाँ रहते हैं तो यहीं के हिसाब से पले बड़े हैं, यहीं के हिसाब से डिजाइंड है। जब हम यहाँ जाते हैं तो हमें इतने कम प्रेशर में रहने की आदत नहीं है, तो फिर हो सकता है ब्लड आ सकता है कान या नाक से। तो मेरा तो सावधानी बरतें, लेके जाएं ईयरबड जैसे कुछ चीजें लेके जाते लोग। खैर इतना अंतर नहीं होता। अगर यही हम एटमॉस्फेयर वहां चले जाते हैं स्पेस में, तो वहां तो जीरो ही प्रेशर है। खैर, तो ये बात जानकारी के लिए, ये भी पता ही होना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। वो सब किस इस वजह से कि हमारे ऊपर लदी हुई एयर ज्यादा है, उनके ऊपर लदी हुई एयर कम है, और वो एयर एक्चुअली बहुत इफर्ट कर रही है, बहुत इफेक्ट कर रही है। ये छोटी मोटी चीज मार्स में पता है, ऐसा बताते हैं, पता नहीं वो 100 गुना किस लेवल पे बनाते हैं कि 100 गुना थिन एटमॉस्फेयर है। इसका मतलब अगर यहाँ 10 की पावर 5 पास्कल लग रहा है तो वहाँ 10 की पावर 3 पास्कल लग रहा होगा, इतना कम प्रेशर है वहाँ पे। तो उतने प्रेशर के लिए तो हम बने ही नहीं हैं, बिल्कुल। वहाँ भी जाएंगे तो फट ही जाएंगे, और लोगों को लग रहा है एडवेंचर होगा वहाँ पे, कुछ नहीं होगा यार। तुम्हें केबिन के अंदर बंद कर दिया जाएगा, उस केबिन के अंदर पहले से रोबोट जाके वो केबिन बनाएंगे, वहां का प्रेशर मशीनरी जाएंगी तो वो प्रेशर मेंटेन रखेंगी, और जब तय हो जाएगा कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है, तब कोई मानव मिशन जाएगा ऊपर और वो उसी केबिन के अंदर रहेंगे। और जब बाहर निकलना होगा तो सूट वूट लगा के अपना कभी निकलेंगे यात्रा पे। गाड़ी वाड़ी हो सकता है भिजवा दें। हाँ, अगर गाड़ी मिली तब ना, शायद ना मिले। इंसान को भेजना इतना महंगा है, वहां गाड़ी भेजना और महंगा हो जाएगा। साइकिल भेज सकते हैं तो सूट पहन के साइकिल चला भी नहीं पाओगे यार। वैसे तब तक ना वो नॉर्मल वो गाड़ियां आ जाएंगी ऑटोमेटिक वाली, फुली ऑटोमेटिक, मतलब कि बस हमने डेस्टिनेशन डिसाइड किया तो बीच का पूरा टेंशन गाड़ियां लेंगी, तब तक ये जमाना आ जाएगा। अभी जब तक मतलब मार्स का मिशन कभी आएगा ना, तब तक गाड़ियां फुली ऑटोमेटिक हो जाएंगी। नहीं लगता तुम्हें? अभी भी हो ही गई हैं काफी गाड़ियों में, ये फीचर आ गया है कि जो एक्सप्रेस वे है वहां पे बस वो अपने आप कमांड ले लेती गाड़ियां, वो व्हाइट पट्टी के बीच में अपने आप ब्रेक लगा देगी अगर खतरा होगा, वरना वो सीधे चलती रहेगी, और पट्टी अगर घूमी हुई है तो गाड़ी भी घूम जाएगी। ये फीचर इंडिया में आ चुका है, तुम्हें पता है कि नहीं? यस, XUV 700 में ये फीचर आ चुका है, मतलब आ चुका है, चल रहा है। कुछ लोग वीडियो बनाते हैं तो फिर उनको गंदे गंदे कमेंट मिलते हैं, लापरवाही ये वो। उनको ये पता ही नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी उसमें, इसलिए वो चिल मार रहा है, उसने उसका 5 लाख ज्यादा दिया है। हाँ, मशीन कम फेल होती है, मैं बता दूं, इंसान ज्यादा फेल होता है, मशीन कम फेल होती है। तो बैरोमीटर क्या करता है? तो यार एटमॉस्फेयर के प्रेशर की मैं बात कर रहा था। तो क्या एटमॉस्फेयर प्रेशर सब जगह सेम थोड़ी होता है? कभी कभी गर्मी के दिनों में ज्यादा होगा, सर्दी के दिनों में कम होगा, आंधी होने वाली होती है तो थोड़ा सा
गिर जाता है प्रेशर। तो इसका मतलब वो जो लेवल होता होगा बैरोमीटर का वो ऊपर नीचे होता रहता होगा एज पर द एटमॉस्फेयर कंडीशन। थोड़ी बहुत अंतर तो होता ही होगा। तो हम बहुत एग्जैक्ट बताने के लिए कि सही में इस समय कितना प्रेशर है, वो तो जो हम लिखते हैं वो लगभग एवरेज प्रेशर होता है, लेकिन अगर सही प्रेशर जानना है तो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और वो इंस्ट्रूमेंट यही है। बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेयर का सही सही प्रेशर मेजर करके देता है। नहीं तो बैरोमीटर की हम लोगों ने यार वर्किंग कभी बचपन में पढ़ी होगी कि एक ट्यूब लो, ट्यूब को पूरी तरह से ऊपर तक लबालब, ये शब्द मैंने हिंदी में पढ़ा था, मरकरी से भर देना होता है पूरा, और उसके बाद इसको किसी तरह से अंगूठे से दबा के, पूरा नियम लिखा रहता है कि अंगूठे से दबा के फिर इसको पलटना होता है मरकरी से ही भरे हुए एक कंटेनर के अंदर, यानी पहले से मरकरी और इसमें भी मरकरी। तो मैं बहुत दिन तक तो यही सोचता था यार मरकरी अगर गिराना ही थी तो भरी क्यों थी। फिर क्या होता है, हम लोग यहां से अंगूठा हटाते हैं, इस बात का ध्यान दे के कि कोई बबल उसके अंदर ना रह जाए। ये भी लिखा होता है साफ साफ कि कोई भी बबल ट्रैप नहीं होना चाहिए, बबल ट्रैप ना हो जाए ये ध्यान रखते हुए जब हम रखते हैं तो थोड़ी देर में मरकरी का लेवल कंटेनर के अंदर बढ़ जाएगा और ट्यूब के अंदर कम हो जाएगा, है ना, ये लेवल नीचे जाएगा। लेकिन मरकरी का लेवल और इसका लेवल बराबर नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि यार इस रीजन पे यहां प्रेशर क्या है, जीरो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां से आ गया, यहां हमने कहीं मौका ही नहीं दिया कि यहां पर कोई चीज एंटर कर पाए, यहां पे मैंने एटमॉस्फेयर को घुसने का मौका ही नहीं दिया है। तो क्या इस रीजन पे प्रेशर क्या है, इसके ऊपर जीरो है, लेकिन इसके ऊपर प्रेशर क्या है, पी नॉट, जिसको मेजर करना है। बेसिकली पी नॉट ना कहो, इसका एटमॉस्फेयर का कुछ प्रेशर है वो हमें पता करना है। भाई एटमॉस्फेयर प्रेशर कहां देगी, खुले हुए मरकरी पे नहीं, अंदर तो वैक्यूम है, यहां क्या है, वैक्यूम। इसको बोलते हैं टेरिसली वैक्यूम। क्या बोलते हैं, टेरिसली, पता नहीं टेरिसली में क्या है, ऐसा कुछ, टेरिसली वैक्यूम। टेरिसली ने शायद पहली बार ऑब्जर्व किया होगा, इसीलिए है। तो इस जगह पे कोई प्रेशर नहीं है। अब मुझे बताओ, ये मरकरी का ही पॉइंट है और ये पॉइंट भी मरकरी का ही, क्या यहां से यहां तक लिक्विड कंटिन्यूटी में है कि नहीं? तो जो ए का प्रेशर होगा वही, क्या फिर से मैं लिख सकता हूं पी ए बराबर क्या होगा, पी बी। ए का प्रेशर हम किससे तय कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से। किससे कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से। और बी का प्रेशर हम किससे तय कर सकते हैं, इस कॉलम से। और अच्छी बात यह है कि पी नॉट जीरो है, तो हम लिखेंगे इसका जीरो प्लस रो मरकरी इंटू जी इंटू एच। एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होगा, रो मरकरी इंटू जी इंटू एच, है ना। अब आमतौर पे ज्यादातर दिनों पे ये ऊंचाई पता है कितनी होती है, नॉर्मली एच की वैल्यू 76 सेंटीमीटर होती है, या इसको 760 mm कह सकता हूं, या 0.76 मीटर लिख सकता हूं। एक किसी भी तरह से ऑप्शन में कई बार आ जाता है, यही क्वेश्चन आ जाए कि भैया एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, तो तुम लिख सकते हो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ये लिखा जाता है पूरी लाइन 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। क्यों? क्योंकि उस समय मरकरी 76 सेंटीमीटर चढ़ा होता है। 76 सेंटीमीटर या 760 mm, या एक ही बात है यार, ये तो यूनिट का अंतर है। एक कहावत और साइंस ने दी है हमें कि आज उनका पारा बहुत हाई है। तो पारा क्या है, मरकरी, और हाई मतलब क्या, ऊंचाई ज्यादा है। ऊंचाई ज्यादा होगी तो प्रेशर, बताओ, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसका सीधा मतलब इसकी ऊंचाई भी बढ़ जाएगी। ऊंचाई ही इंडिकेटर है प्रेशर का। अगर मैं इसी जगह पे रो मरकरी रख दूं 13.6 × 10⁻³ G10 रख दूं और हाइट 0.76 रख दूं,
तो यही आंसर कैलकुलेट हो गया 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है। तो हाइट जब मैंने 76 सेंटीमीटर रखी है तब ये प्रेशर आया है। अगर मैं हाइट 80 सेंटीमीटर रखूंगा तो प्रेशर 90 सेंटीमीटर रखूं, इसका मतलब प्रेशर ज्यादा है। पारा हाई मतलब प्रेशर ज्यादा है। तो ये वहीं से बना है। ये भी कहावत कहां से आई है? बैरोमीटर से। तो साइंस केवल साइंस में ही नहीं, शब्दों में भी मदद कर रहा है, मुहावरों में भी मदद कर रहा है ना। अगर मुझे हिंदी दिवस में कोई भाषण देने का मौका मिलेगा तो मैं यही बोल पाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कि पारा हाई कहां से आया है? फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक से। सीसी कहां से आया है? फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक से। तो जब भी प्रेशर ज्यादा होता होगा तो पारा ऊंचाई पकड़ लेता होगा, और जब भी कहीं का प्रेशर कम होता होगा तो पारा नीचे चला जाता होगा। पारा ही क्यों? बैरोमीटर पानी का क्यों नहीं बना लिया? कभी सोचा है? अरे खुल के सोचो। तुम लोगों ने इधर उधर कभी सोचा ही नहीं यार, जबकि गाना बनाया था खुल के सोचो आओ। अरे नहीं, वो कौन सा मूवी बनाई थी उसने, तारे जमीन पे। तो बोला था यार कि मछलियां क्यों नहीं चलती, पर कछुआ क्यों भागता है, ऐसा कुछ था। हाँ वो साइंस वाला था, वो साइंस नहीं आर्ट वाला था, आर्ट का टीचर। यस गुड। सब कुछ डॉक्टर बनने के बाद सोचना यार, सारी मूवीज पेंडिंग कर दो यार नीट के बाद। हाँ मैं याद दिला देता हूँ। हाँ ये भी बात सही है। पिछले साल नीट के बाद ही देखा था मैंने। तो यार एटमॉस्फेयर प्रेशर को कौन, तुमने कभी अगर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर सुना हो तो इसका क्या मतलब होता है? 1 एटीएम प्रेशर। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एटमॉस्फेरिक। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? यही होता है 1.01 इंटू 10 की पावर। तो बता यार टाइटैनिक वाले शिप के पास कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर था? 401 पास्कल का, 401 एटमॉस्फेयर का प्रेशर था। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना फेमस क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि हमारे नेचर में अर्थ के नियर द सरफेस मैदानी इलाकों में इतना ही प्रेशर एग्जिस्ट करता है। तो ये पहचानने के लिए है कि 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि आमतौर पे यूनिट हमेशा फैमिलियर बनाई जाती है। तो 1 एटमॉस्फेयर इसीलिए फेमस हो गया कि उसको तुम पहचानते हो कि 1 एटमॉस्फेयर उतना ही जितना तुम रोज झेलते हो। तो 400 एटमॉस्फेयर जितना तुम झेलते हो उसका 400 गुना। इतने प्रेशर में वो मरे हैं बिजनेसमैन जो टाइटैनिक की दोबारा डिस्कवरी करने गए थे। खोजे हुए टाइटैनिक को फिर से देखने में क्या मजा यार है? कोई मजा? हाँ ये शौक का कोई लॉजिक नहीं होता है। बस इसके बाद फिर कोई जवाब तलब खत्म ही हो जाता है। सर शौक, दैट्स इट। शौक बड़ी चीज है, पान मसाला वाले ने बताया तो उसकी बात पत्थर की लकीर बन गई। हाँ हाँ, और बेचते गरीब लोगों को हैं। तुमको कभी दिखा यार कि अंबानी टाइप का, रतन टाटा टाइप का पान मसाला खा के? बड़े लोग हैं हम लोग, बड़ी चीजें खाते हैं। अभी अभी खाया है, कोई नहीं खाता है। शौक बड़ी चीज है और गरीब लोग खाते हैं उसको। सब कहने की बात है यार। तो मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा था? हाँ 1 एटमॉस्फेयर क्या है? वो प्रेशर जो आमतौर पे हम झेलते हैं। तो क्या हमेशा 1 एटमॉस्फेयर रहता है? क्या 1 एटमॉस्फेयर सही यूनिट है प्रेशर की? नहीं है। अरे सही यूनिट, एसआई यूनिट क्या होना चाहिए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी अगर कहीं 1 एटमॉस्फेयर लिखा है तो तुम्हें इससे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहीं 5 एटमॉस्फेरिक लिखा है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा?
5 इंटू 10 की पावर 5। ये 1.01 इग्नोर कर सकते हो। 5 एटमॉस्फेयर मतलब 5 इंटू 10 की पावर 5। अब यार एक तो एटमॉस्फेयर वाला फैशन चल गया प्रेशर को बताने का, तो वो भी यार क्या स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है? एटमॉस्फेयर प्रेशर बताना क्या स्टैंडर्ड है? नहीं। दूसरा एक और फैशन चला है प्रेशर को सेंटीमीटर में बताने का। तो प्रेशर सेंटीमीटर में कैसे हो सकता है? ये तो कहीं से भी लॉजिक नहीं, तो कहां से बना होगा? अरे भाई हमारा बैरोमीटर 76 सेंटीमीटर पे चढ़ा है आज, तो मतलब सब कुछ नॉर्मल है। अब ये जो लोग प्रेशर मेजर करने का काम करते होंगे तो पूरी बातें थोड़ी करते होंगे। जैसे मान लीजिए मौसम विभाग के लोग पूछते होंगे भैया आज कितना प्रेशर था, तो क्या कहते होंगे? आज 80 था, तो सेंटीमीटर भी नहीं लगाते होंगे। तो वो क्या बात करें, 80 सेंटीमीटर था मतलब उनका इशारा क्या है कि नॉर्मल डेज पे जो होता है उससे थोड़ा सा 90 सेंटीमीटर मतलब उससे थोड़ा सा 70 सेंटीमीटर थोड़ा उससे कम। लेकिन क्या वो प्रेशर बता रहे हैं क्या? वो ये इशारा कर रहे हैं कि आज बैरोमीटर 70 सेंटीमीटर चढ़ा था। तो क्या 70 सेंटीमीटर प्रेशर हो गया क्या? ये तो ऊंचाई हो गई। तो अगर कभी 70 सेंटीमीटर कोई प्रेशर बोले, कई बार लिख देते क्वेश्चन में प्रेशर इज 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो इसका मतलब क्या है कि 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर है, इसका मतलब ऊंचाई 70 सेंटीमीटर है। तुम चाहते हो प्रेशर निकालना तो फॉर्मूला लगाओ और निकालो। क्या करोगे तब? रो जी और जो हाइट दिया है वो रखोगे तब प्रेशर निकलेगा। सेंटीमीटर में थोड़ी प्रेशर होता है। कई बात समझ पा रहे हो? एटमॉस्फेयर से प्रेशर बदलना हो तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, और सेंटीमीटर से प्रेशर बदलना हो तो तुम्हें ये पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और वो भी हाइट सेंटीमीटर में नहीं मीटर में रखना है। क्या जनता समझ पा रही है? क्योंकि ये फॉर्मूला सही माने में बैरोमीटर की ऊंचाई को प्रेशर में बदल के देता है। बैरोमीटर की ऊंचाई कभी भी प्रेशर नहीं होती है। बात समझ में आ गई? अच्छा, बैरोमीटर ही क्यों? आई मीन मरकरी ही क्यों? तुम सोचो यार 1.01 10 टू पावर 5 प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, और हाइट 76 सेंटीमीटर आई है जब मरकरी ये है। अगर ये डेंसिटी पानी के ले लें तो 13 गुना कम हो जाएगा डेंसिटी, तो बैरोमीटर हमें 13 गुना लंबा बनाना पड़ेगा। यानी अगर इसी एटमॉस्फेयर में मुझे पानी का इंस्ट्रूमेंट बनाना हो तो नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। ऐसी यार उसकी थ्योरी क्या लिखी जाएगी कि पानी से भरे हुए कंटेनर को बिना बबल बनाए ऐसे पलटते हैं, फिर पानी ऊपर चला जाता है। नहीं, तो ये ट्यूब यार आमतौर पे 1 मीटर की ली जाती है, उसमें 15 मीटर की ट्यूब लेना पड़ेगी कम से कम। अरे भाई थोड़ी जगह बचनी भी तो चाहिए। अगर तुम 1 मीटर की ट्यूब ले लोगे तो क्या होगा? पूरा भरा रहेगा यार, बल्कि तुम हाथ हटाओगे तो ऊपर चला जाएगा, उसको पकड़ के रखना पड़ेगा। नहीं, तो 15 मीटर ऊंचा कम से कम होगा, तो 13.6 मीटर की ऊंचाई पे तुम्हारा कॉलम जाके टॉप पकड़ेगा। नहीं, और तुम अब फिर प्रेशर का फॉर्मूला लगाओगे 13.6 इंटू से कितना, हाँ जो भी प्रेशर हाइट पकड़ेगा, हाइट इंटू रो जी एच लगाओगे तो रो तुम 13 गुना छोटा लिखोगे, तो हाइट बड़ी होगी तभी तो वही प्रेशर पकड़ेगा। क्या समझ पा रहे? तो यानी पानी का भी बैरोमीटर बनाया जा सकता है। और कई बार ऐसा भी लिखा होता है कि 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, भी फैशन तो वैसे मरकरी का चल रहा था, लेकिन अभी वही फैशन राइटर ने और बना लिया। कोई लिख दे यार 70 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो फिर तुम फिर से यही फॉर्मूला लगाओगे प्रेशर लाने के लिए, मगर यहां पे रो मरकरी इंटू जीएच, रो वाटर इंटू जीएच लगाओगे। क्या जनता समझ पा रही है? तो प्रेशर कभी भी सेंटीमीटर में नहीं होता। अगर कोई कह रहा है यार कि 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो इसका मतलब प्रेशर कितना है? 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 इंटू 0.2। ये भी ध्यान रखना है, 20 लिखोगे तुम लोग। अगर कोई कहते हैं यार 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो प्रेशर कितना है? इंटू 10 इंटू क्या 0.2। समझ गया यार? वाटर का मतलब क्या है कि वाटर का बैरोमीटर बनाया गया है, हालांकि वाटर का बैरोमीटर नहीं होता है। नहीं, अब यार बैरोमीटर में भी वेरिएशन है थोड़ा से। जैसे अभी मैं कह दूं कि ये बैरोमीटर हम
लिफ्ट के अंदर लेके जा रहे हैं, किसी लिफ्ट के अंदर, जो लिफ्ट नीचे एक्सलेट कर रही है। तो मुझे बताओ, अगर कोई लिफ्ट नीचे एक्सलेट कर रही है तो उस लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जी की इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगी? ऊपर एक्सलेट कर रही है तो जी की इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी? जी प्लस ए। नहीं, यानी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जी की वैल्यू ही बदल जाती है। जैसे राइट जा रही है तो याद है, तो अगर किन्हीं कारणों से जी की इफेक्टिव वैल्यू में फर्क पड़ता है तो यहां रखा हुआ बैरोमीटर क्या बता रहा है? बैरोमीटर के अंदर जो लिक्विड का लेवल है वो डिस्टर्ब होता होगा। अच्छा, क्या प्रेशर भी डिस्टर्ब होता होगा? तो मैं बता दूं, लिफ्ट के चलने उतरने या चढ़ने की वजह से एटमॉस्फेयर के प्रेशर में कोई खास अंतर नहीं आता, यही माना जाएगा। क्या तुम लिफ्ट के अंदर खड़े होते हो तो तुम्हें कुछ हिमालय जैसा महसूस होता है क्या? हाँ, क्या बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है? प्रेशर में थोड़ी अंतर बढ़ता है, जी के इफेक्टिव वेट में अंतर महसूस होता है। तो मान लिया यार तुम लिफ्ट में खड़े हो और यहां पे वही 1.01 इंटू 10 की पावर 5 वाला प्रेशर है, यहां भी 1.01 इंटू 10 की पावर 5 वही प्रेशर है जितना होना चाहिए। लेकिन यार जब इतने प्रेशर पे तुम बैरोमीटर रखते हो तो वैसे कितना सेंटीमीटर उठता है? 76। अरे भाई P बराबर क्या, हम लोग क्या लगाते हैं? रो मरकरी इंटू जी इंटू एच। तो यार जब हम यहां पे G यूज करते हैं तो ये 0.76 आता है, प्रेशर 1.01 इंटू 10 की पावर 5। लेकिन यार अगर यहां इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में G बदल चुका है, ये तो नहीं बदला ना, G क्या हो चुका है? कम हो गया है, तो क्या बढ़ जाएगा? फिर वो इतना नहीं आएगा, वो ऊंचाई, क्यों? क्योंकि प्रेशर नहीं बदला। इफ P is same and G effective is changed, this implies H will change। अब मुझे बताओ किस केस में H बढ़ेगा, किस में H घटेगा? यार G कम हो गया है तो ऊंचाई बढ़ेगी नहीं, क्योंकि बाकी सब तो वही है। और अगर G बढ़ गया है तो ऊंचाई घट जाएगी। यानी इस बैरोमीटर में जो ऊंचाई का लेवल होगा वो बढ़ा हुआ होगा, और यहां अगर कोई बैरोमीटर बनाएगा तो यहां के बैरोमीटर में ऊंचाई का लेवल कम होगा। क्या जनता समझ पा रही है? कारण क्या है? जी की इफेक्टिव वैल्यू बदल गई है। यार ये बातें तो पूरी फिजिक्स में है कि अगर किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जी की इफेक्टिव वैल्यू में फर्क पड़ता है तो जो भी डिस्कशन तुम उसके अंदर कर रहे हो उसके फॉर्मूले में अगर जी आ रहा है पड़ेगा। हम लोग पेंडुलम पढ़ते हैं, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, नहीं पढ़ते? अब जी अगर वो पेंडुलम इधर लगा दोगे तो उसका टाइम पीरियड जी की जगह जी माइनस है तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, यहां लगा दोगे तो ये तो हमेशा है। तो ये बातें कुछ ऐसे स्पेशल तौर पे नहीं लेना, तुम्हारे दिमाग का हिस्सा होना चाहिए, आदत का हिस्सा होना चाहिए। जी बदला है, बाकी चीजें सेम है तो कुछ ना कुछ और बदलेगा उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। जी अगर कम हुआ है तो एच बढ़ेगा। क्या जनता समझ पा रही है? तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ जी। अच्छा बताओ, इफेक्ट ऑफ जी मैं बता रहा हूं ऑन बैरोमीटर। अगर किसी दिन इसकी रस्सी टूट जाए, साइंटिस्ट जा रहा था बैरोमीटर लेके लिफ्ट के अंदर और लिफ्ट की रस्सी टूट गई, तो मरने से पहले क्या देखेगा? अरे जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा, ये कैसे दिखेगा उसे? मैं कह रहा हूं बैरोमीटर में उसकी ऊंचाई क्या दिखेगी? कौन चला जाएगा नीचे? नीचे तो दोनों जा रहे हैं, नीचे जाएगा या ऊपर? मुझे बताओ। जी की इफेक्टिव वैल्यू अगर इसकी रस्सी कट चुकी है, लिफ्ट फेल हो चुकी है तो 0 हो जाएगा ना, और जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो हाइट इनफाइनाइट हो जाना चाहिए आइडियली। लेकिन अब हाइट तो इनफाइनाइट है ही नहीं, 1 ही मीटर का तो बैरोमीटर है, तो हमें जवाब लिखना पड़ेगा कि जितना बैरोमीटर है वो पूरा फुल हो जाएगा। क्या जनता समझ पा रही है?
रस्सी टूट जाएगी तो बैरोमीटर फुल हो जाएगा। तुम ऐसे भी समझ सकते हो यार, रस्सी टूट गई तो जी इफेक्टिव 0 हो गया है। भाई ये लेवल नीचे आता ही क्यों है, मतलब ये लेवल नीचे आता ही क्यों है? ग्रेविटी उसको खींच रही है, ग्रेविटी ही नहीं है तो भरा है, भरा रहेगा, इधर का प्रेशर उसको दबा रहा है और ट्यूब में वो भरा है। क्या जनता समझ पा रही है? ये सब लैंग्वेज बनाई जा सकती है, क्वेश्चन वेरिएशन में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। अगर हमें फॉर्मूले क्लियर हैं तो उसी से हमें इंटरप्रेट करके चीजें समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये फिक्स्ड है तो हाइट का आंसर क्या आएगा? हाइट का आंसर आएगा P अपॉन जी इफेक्टिव इंटू रो मरकरी। तो जी इफेक्टिव किसी कारण से कम होगा तो H बढ़ेगा, G बढ़ेगा। यार यहीं से बना सकते हो और बातें, ये फिक्स्ड है ना P, तो अगर G किसी वजह से बढ़ेगा तो प्रेशर, क्या ये बात दिख रही है? हाँ जी इफेक्टिव बढ़ेगा तो हाइट, प्रेशर तो सेम ही है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? इसके अलावा एक और इफेक्ट डिस्कस होता है, इफेक्ट ऑफ वेपर्स। क्या टाइम पूरा हो गया? इससे पता चल रहा है एक बैरोमीटर में बहुत समय तक अगर बैरोमीटर फ्रेशली यूज नहीं किया गया है, फ्रेशली यूज मतलब कि तुरंत तुरंत बनाओ, इसमें कौन सी टेक्निक है, फिर से मरकरी गिराओ फिर से भरो। लेकिन अगर बहुत दिन तक बैरोमीटर रिफ्रेश नहीं किया गया है तो क्या होता है, मरकरी के ही मॉलिक्यूल वेपराइज होके यहां इकट्ठा होने लगेंगे, तो वो एयर जैसा ही माहौल बना देंगे। और एयर जैसा माहौल बना देंगे तो जिसको अभी तुम 0 ले रहे थे, नहीं, क्या हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले डेरिवेशन किया था ए और बी का प्रेशर में? क्या ए का प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर और बी का प्रेशर क्या लिखा था? रो जी एच। वो रो जी एच नहीं लिखोगे, पी वेपर प्लस रो जी एच लिखोगे। अब मुझे बताओ, ये पहले 0 था अब कुछ हो गया है, ये तो अब भी वही है, ये फिक्स्ड है, तो हाइट पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या समझ पा रहे हैं? पहले वैक्यूम था वहां पे तो हाइट ज्यादा थी, अब एयर आ गई तो उसने भी तो कुछ प्रेशर क्रिएट कर दिया, तो अब कॉलम उतना ऊंचाई तक नहीं चढ़ेगा। क्या जनता समझ पा रही? इसका मतलब H क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वेपर का ये इफेक्ट पड़ेगा। बात क्लियर है भाई लोग? ठीक, तो इसकी शीट मैं अगले क्लास पे ही दे पाऊंगा, आज शाम तक हो सकता है PDF आ जाए अगर किसी का मन करे। ठीक है, इसका अभी वैसे भी थोड़ी मैथमेटिकल प्रैक्टिस अभी कराना बाकी है, तो अगली क्लास में पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगली क्लास में होमवर्क मिल जाएगा। क्लास मिस ना करें यार, ऐसी क्लास जब मिस होती है ना तो फिर आगे की कनेक्टिविटी सब टूट